आरबीआई की पॉलिसी चल रही है और जब ये फैसला आएगा ठीक उससे पहले बाजार अपने आप को प्लेस करता हुआ दिख रहा है और पिछले 2 दिन से ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से मार्केट में गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में था, लेकिन हम किसी तरह से न केवल अपने सपोर्ट्स को बचा रहे हैं बल्कि क्रिटिकल लेवल्स में कोई भी क्रैक नहीं दे रहे हैं। ये बाजार की जीत है। पिछले 2 दिन में मार्केट ने जो कमाल करके दिखाया अपने आप को रोक के, ये इसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को बताने के लिए अपने आप में बहुत है। आज गिफ्ट निफ्टी थोड़े आपके हक में है। 50 पॉइंट आप गिफ्ट निफ्टी को हरे निशान में इस समय देख पा रहे होंगे। तो इसलिए 2 दिन की तपस्या या 2 दिन की मैं बोलूँगा, जिन्होंने अपने आप को झेला है उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड आज मार्केट और कर सकता है। क्या मार्केट के पास इतना फ्यूल है कि रेजिस्टेंस को पार कर जाएगा? उसको लेकर अभी भी बहुत हद तक क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। खैर, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। ना केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी होगा बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स हम लेते हैं, ना केवल फ्यूचर्स के बल्कि कैश के स्टॉक्स भी, खबरों वाले, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ अगले 2.5 घंटे बने रहिएगा। मैं और अभिषेक मेहमानों को अपने साथ जोड़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आंकड़े धीरे धीरे करके आपके सामने रखें। ये जो 4 विंडो आप देख पा रहे हैं, हर रोज देखते हैं, आज भी आपके सामने है। और पहली विंडो हमेशा से ग्लोबल मार्केट्स को डेडिकेटेड है और वहां पे अगर आप देखेंगे डाउ तीसरे दिन यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। ये अच्छी चीज है कि यूएस के अंदर थर्ड डे गिरावट है, बट आप किसी तरह से बचे हुए हो। इट्स ए वेरी गुड साइन। दूसरा पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी अभी भी 22,200-300 से कोसों दूर है और अपने 400-500 वाले लेवल के आसपास आके निकट में आके रुका हुआ है। दूसरा, ब्रेंट 90 के करीब आ चुका है। आरबीआई गवर्नर जब बोलेंगे ना तो इसके ऊपर भी जरूर बात रखेंगे। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर है। कुल मिला के मैक्रो इंडिकेटर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभी तक एज सच कोई दिक्कत ब्रेंट ने नहीं डाली है मार्केट्स पे, लेकिन ये एक बड़ा कारण बन सकता है अगर ये और चलता है तो। तीसरा पॉइंट, डी मार्ट, आरबीएल बैंक, सूर्योदय, एसएफबी का अच्छा Q4 का अपडेट है। 3 दिन से लगातार, यानी कि 2 दिन तो हो गए हमको ही आपको बताते हुए, लगातार आप देख पा रहे होंगे कि इसके बिजनेस अपडेट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आज भी बिजनेस अपडेट्स का फायदा लीजिएगा। हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको बिजनेस अपडेट्स देंगे। केईसी इंटरनेशनल और जी पावर को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पावर सेगमेंट वैसे भी बजिंग है, आपको मालूम है कि गर्मियां पीक पे है। आईएमडी ने जो बयान दे दिया और भड़का दिया इसको। और अब आप केईसी इंटरनेशनल जी को जो पावर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों पर भी, इन दोनों कंपनीज पे भी हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं। एक काम करते हैं, जरा ग्लोबल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज पहले सारे आंकड़े समझ लेते हैं कि ग्लोबली इस समय क्या हो रहा है, जब आपके मैक्रो इंडिकेटर्स आपके पूरी तरह से फेवर में ना हो और डाउ लगातार 2-3 दिन से टूट रहा हो, लेकिन भारतीय बाजार अपने आप को आइसोलेट करके काम करते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक से समझते हैं इस समय ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या चल रहा है। अभिषेक बताएं। डिब्बी 2 हिस्सों में समझेंगे। एक तो देखिए क्रूड वाला इम्पैक्ट कहीं न कहीं है और क्रूड हम देख रहे हैं कि $90 के आसपास अब जाकर कारोबार कर रहा है, तो वो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं क्योंकि सप्लाई को लेकर टेंशन है। और ये भी खबरें आई हैं कि ओपेक प्लस की बैठक में आउटपुट पॉलिसी में बदलाव को लेकर कोई अनुमान नहीं है। 2024 के अगर हम निचले स्तर से देखेंगे तो क्रूड में करीब करीब 18-20% के आसपास की तेजी आ गई है। कहाँ पर हम देख रहे थे कि 80 से $85 के बीच में था, अब वो धीरे धीरे $90 वाला लेवल को टच कर रहा है। तो ये क्रूड हो गया। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर आंकड़े अगर अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है कि शायद जून में जो दरों में कटौती को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसको थोड़ा सा धक्का लगता है। जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आए थे और आंकड़े अनुमान से काफी मजबूत आए। 155 लाख नौकरियां, 1.55 लाख नौकरियां जुड़ने का अनुमान था, उसके मुकाबले 1.84 लाख नई नौकरियां जुड़ी हैं। और इसके चलते हुआ यह है कि अब बॉन्ड यील्ड में हमने उछाल देखा है। अब बॉन्ड यील्ड 2024 की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, 4.4 का आंकड़ा है। डाउ में लगातार तीसरे दिन गिरावट जरूर है, लेकिन जो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। कल 50 अंकों से भी कम की हमने गिरावट देखी है डाउ जोन्स में। उसके उलट अगर आप बात करें S&P 500 या फिर नेस्डेक में, वहां पर हमने बल्कि तेजी देखी और दोनों के दोनों इंडेक्स हर निशान में बंद हुए हैं। कुछ एक अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो इंटेल में 8% के आसपास की गिरावट रही है। उसके चलते भी डाउ जोन्स पर दबाव आया है कि डाउ जोन्स में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल हालांकि ज़्यादा होते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स और मेटा प्लेटफॉर्म्स में 2 से 2.5% के आसपास की तेजी रही है। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज चाइना के बाजार और हांगकांग के बाजार में आज छुट्टी है, लेकिन जापान के बाजार और कोरिया के बाजार 1 से 1.5% की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर भी 50-60 अंकों के आसपास की तेजी है गिफ्ट निफ्टी में।
तो मिले-जुले संकेत हम कहेंगे कहेंगे अमेरिकी बाज़ारों से ज़्यादा कोई निराशा नहीं है। एक बॉन्ड यील्ड वाला अगर हम फैक्टर छोड़ दें, तो चीज़ें वहाँ पर ठीक-ठाक ही है। डाउ हल्की-सी गिरावट में बंद हुआ है। लेकिन क्रूड कहीं न कहीं एक चिंता का कारण ज़रूर है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी संकेत ठीक-ठाक है, 50-60 अंक ऊपर आज शुरुआत होने के संकेत वहाँ से हमें मिल रहे हैं। लेकिन क्रूड है 6 महीने की ऊँचाई पर सप्लाई की चिंताओं के चलते। अब जरा एक काम करते हैं, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के आंकड़े समझ लेते हैं। लॉन्ग होल्डिंग से क्या संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको आज रणनीति क्या बना के चलनी है, क्योंकि निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है। अगर हम एफआईआईज़ की अगर हम बात करें तो अ, कल करीब-करीब 2200 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग आई है कैश में। उसके पहले 1600 करोड़ की सेलिंग थी। तो लगातार 3 सत्र से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है। अगर डीआईआईज़ की बात करें तो वहां से खरीदारी का मोमेंटम लगातार बरकरार है और लगातार हम देख रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की बाइंग तो कम से कम आ रही है पिछले 4-5 सत्र से। कल भी हमने देखा कि 1100 करोड़ रुपए की नेट बाइंग है कैश मार्केट में डीआईआईज़ की तरफ से। अब एफआईआईज़ की जरा लॉन्ग होल्डिंग समझते हैं। डिम्पी बताइए किस तरह के संकेत है लॉन्ग होल्डिंग से। देखिए एफआईएस के जो भी आप नंबर पढ़ रहे हैं जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ओनली ओनली कैश मार्केट के सेगमेंट है। कैश एक बहुत छोटा सा प्रपोर्शन रह गया अब अमूमन हम इसको हम देखते तो हैं, लेकिन आप खुद से इससे आइडिया लगाइए ना। आप खुद बता रहे हैं कि एफआईएस पिछले 3 दिन से बेच रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से क्या बाजार गिरा? क्या पिछले 3 दिन से बाजार के अंदर कोई मेजर क्रैक आए? नहीं आए। तो कैश एक बहुत छोटा सा पार्ट है इसके अंदर और टोटल ट्रेडिंग का सिर्फ 10 से 15% रह गया एथिकली देखा जाए तो। अब आपके पास बड़ी पोजीशंस बनती है ऑप्शंस के अंदर। डेली ऑप्शंस देखने चाहिए कि ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है। आप फिर से देखो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 29,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। सारे आंकड़े जोड़ भी दूंगा ना तब भी 29,000 करोड़ नहीं बनेगा, और सेगमेंट के मैं जोड़ भी दूंगा तो। कल इसमें 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग हुई थी। और हमने एक आपको एक छोटा सा बैक टेस्टिंग वाला फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आएगी, एफआईएस की होल्डिंग या तो स्थिर रहे, कम नहीं हो ज़्यादा, तो मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचाएगा। वर्ड सुनना, मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचाएगा बट ब्रेकआउट नहीं करेगा। ब्रेकआउट की कंडीशन में एक और प्रिंसिपल है जो बैक टेस्टिंग से प्रूव्ड है, वो ये है कि जब जब ऑप्शंस के अंदर बाइंग आएगी, कैश के अंदर बाइंग आएगी और थोड़ा सा एफआईएस का नंबर बढ़ा हुआ आएगा, आप देखेंगे उस दिन ब्रेकआउट करेगा उस लेवल को। वो ये हैंस प्रूव्ड लेवल है। ये थोड़ा बैक टेस्टिंग वाले फॉर्मूले किसी किताब में नहीं लिखे, ये एक्सपीरियंस के साथ समझे हुए चीज़ें हैं। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा नोटिसेबल है कि 29,000 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर फिर से बाइंग हुई है। ये हैज की तरह काम करता है, आप तेज़ी और मंदी दोनों को हैज करे बैठे हो। इसलिए एफआईएस की होल्डिंग ऑल दो 2% से कम हुई है, लेकिन मेरा फिर भी कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो रेंज के अंदर कमी और बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया 45-46% से ऊपर नहीं जा रहे हैं वो, तो कल भी यही हुआ, 45-46% पे आके रुक गए वापस से वो। डीआईज में कोई चेंज नहीं हुआ, रिटेल में कोई चेंज नहीं हुआ। आप सपोर्ट अच्छे से बता रहे हो इसलिए रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहे हो, क्योंकि होल्डिंग का बड़ा हिस्सा बढ़ नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं वेट करूंगा, मेरे को लगता है शायद आरबीआई की जो पॉलिसी का ट्रिगर है ये काम कर जाएगा, या तो ये होल्डिंग को घटाएगा या बढ़ाएगा। बढ़ने की कंडीशन में आप 550-600 वाली रेंज को पार करोगे, नहीं होता तो फिलहाल रेंज में रहोगे और ये रेंज 22,200-300 वाली होगी। ठीक है, 22,200 से 22,300 वाली रेंज रहेगी। कल भी हमने देखा कि बाजार कमोबेश उसको हम रेंज ही कहेंगे इतने बड़े बेस पर। हालांकि 22,400 को प्रोटेक्ट किया निफ्टी ने, हल्की सी गिरावट पर बंद हुआ है। डिम्पी, तो जो लॉन्ग करके गए हैं, क्या लॉन्ग के सौदे में अपने बने रहें और क्या यहाँ से कुछ माहौल ऐसा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है, तो क्या नया लॉन्ग करने का भी समय आ गया है? देखिए कई बार आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर ना वो बैक टू बैक सेम जैसे हो सकते हैं। वो वजह क्या है, क्योंकि डाटा में कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा। अगर वो चेंज हो रहा होता तो मैं ज़रूर आपको ज़ोर शोर से नोटिस भी करवाता हूँ, और मैंने आपको सबसे पहले जी नोटिस करवाया। किसी चैनल ने, किसी एनालिस्ट ने बात नहीं उठाई। हमने फिर आपको बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट नोटिस करवाया, किसी चैनल ने बात नहीं उठाई। ये गंभीरता की पहचान है। हम इस डाटा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और इस डाटा से ही आपके हेल्प से आपके सामने रखते हैं पॉइंट्स। अब आपने निफ्टी का जो क्वेश्चन पूछा, मैं उसमें 2 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हमेशा किसी भी ट्रेड की जान होती है, उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कल 0.78% का लॉन्ग हुआ है। कहने का मतलब कि उसके अंदर एडिशन हुआ बट प्राइस एक्शन एब्सेंट था।
ये क्यों एब्सेंट था, इसके पीछे की वजह डाली जा सकती है। मान लीजिए इसमें रिलायंस नहीं आया, मान लीजिए इसमें आईटी कंपनीज का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, कुछ हो सकता है, इसलिए प्राइस एक्शन नहीं हुआ, बल्कि ओपन इंटरेस्ट का एक्शन भी बेहद कम हुआ है, 1% से कम का। ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इससे क्या हुआ कि ट्रेंड फ्लैट है। बट एक चीज़ आपने अच्छे से देखी होगी, वो है प्रीमियम्स। निफ्टी के प्रीमियम्स अभी भी 100 पॉइंट के ऊपर बने हुए हैं। ये अच्छा साइन है, ये अच्छा सूचक है, ये बताता है कि इच्छा शक्ति बाजार के अंदर बहुत है अभी भी अपने आप को मेंटेन रखने की। तो एक चीज़ आपको समझ लीजिए, आपके पास अगर पोजीशन है तो ज़रूर होल्ड करके रखें। 2 दिन का ये जो क्रैक आने चाहिए थे, मार्केट ने नहीं दिए, ये बहुत ही बेहतर चीज़ किया। दूसरा पॉइंट, 550 से 650, मैं आई रिपीट 22,550 650, आपको याद हो गया होगा, जब तक ये लेवल हिट होके हम पार नहीं करते, बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर नहीं आएगी। तो आपका पहला टारगेट ये दोनों ही बने हुए हैं, 550 650। सपोर्ट आपके 22,200 और 300 वाली रेंज है। नए वालों को क्या करना है, उनके लिए प्रॉब्लम है। पुराने वालों को तो पता ही, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। नए वालों को 150 से 100 पॉइंट की वेट करनी है। कल भी हम 20 पॉइंट से मौका चूक गए, हमें 22,300 पे लेना था, 22,320 से ही बाजार ऊपर निकल गया हाथ से। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। तो आप वेट करो, नए वाले लोग, उनको अगर 100 पॉइंट नीचे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे ना आपका रिस्क रिवॉर्ड जमता नहीं है। आप खुद लगा के देखो ना, 22,200 300 पे सपोर्ट है, 550 का रेजिस्टेंस है, 400 450 पे आप खरीद रहे हो, तो जितने पॉइंट आपको आने चाहिए उतने का नीचे का रेजिस्टेंस है। या तो वेट करो, या तो अपने मन को समझा लो कि भाई मैं 1:1 का रिस्क ले सकता हूँ। ले सकते हो तो जरूर आ जाओ, नहीं तो फिर वेट करो। नहीं आएगा ना, इससे ज़्यादा क्या होगा, सौदा प्लस ही तो नहीं होगा, छोड़ देना। लेकिन आपको अपने लेवल्स के साथ टिकना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार देर सवेर वो लेवल ज़रूर दिखाता है, इसलिए आपके पास हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता दिए। नए वालों को वेट करनी है 100-150 पॉइंट के डिप की, और पुराने वालों को तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहना। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के अंदर डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। है तो 22,300 के करीब खरीदना है, लेकिन 3 दिन से कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपना बेस फॉर्मेशन कर लिया है 22,400 के आसपास। 22,000 से जब रिकवरी हमने देखी तो ये एक बढ़िया सिग्नल भी है निफ्टी, लेकिन क्या जो शॉर्ट वाले हैं वो बिल्कुल अब किनारे बैठे रहीं, अभी तो बिल्कुल मौका दिख नहीं रहा उनके लिए। अभिषेक, पिछले 2 दिन से आपने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा, गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में था, उसके बावजूद भी आप गिरावट आप खुद से चेक कर लो निफ्टी के अंदर कितनी मिलती है। तो मार्केट ने पिछले 2 दिन में ये प्रूव कर दिया कि अगर आप थोड़े क्रैक दिखाना भी चाहते हो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आपको शॉर्ट नहीं करना। इससे बड़ा लेसन मार्केट और क्या दे आपको। ठीक है जी, आप गैप डाउन करते हो लेकिन फिर भी रिकवर करके डेज हाई पे जाके बंद कर देते हो। तो ये एक तो चीज़ है कि आपको शॉर्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, बाइंग ऑन डिप्स करना है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, बाइंग ऑन डिप्स के सौदों की जो प्रोबेबिलिटी है, रेशियो है, स्ट्राइक रेशियो है, काफ़ी बेहतर हुई है इस बार। और एक और चीज़, अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो ऐसा नहीं कि आप सिस्टम से बाहर हो गए हो। अभी भी मार्केट ने आपको सिस्टम से बाहर नहीं भेजा। आप 550 का अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, 22,550 का स्टॉप लॉस लगा रहेगा, 22,200 300 अपना टारगेट बना के रखो। आपको भी मार्केट रिवॉर्ड कर सकता है। जब मैं ये कह रहा हूं कि बाइंग ऑन डिप करो, तो जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो भी तो अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे ना उसी टाइम पे। तो दोनों के लिए पोजीशन है, बट ज्यादा पलड़ा भारी तेजी वालों का है, ज्यादा पलड़ा झुका हुआ वो बाइंग ऑन डिप्स वालों का है, शॉर्ट वालों का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट का बाजार नहीं है, आपको बाइंग ऑन डिप्स करनी है, गिरावट जब आए तो खरीदारी करनी है, शॉर्ट के लिए मौके नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं, 47,600 कल का ये क्लोज के आसपास का स्तर है ये। तो लॉन्ग वाले निफ्टी क्या करें, फ्रेश लॉन्ग वाले क्या करें? देखिए, कल बैंक निफ्टी डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो थोड़ा पैराबोलिक होकर नीचे हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर डेज हाई पे क्लोजिंग हुई है। और इसके फ्यूचर ट्रस्ट में आप 47,900 के पार हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम इतना ज़्यादा है। आप फ्यूचर की प्लेट दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, 300 पॉइंट का प्रीमियम है। यानी कि जो आप बैंक निफ्टी 47,600 की देख रहे हो, वो एक्चुअली में तो 47,900 के ऊपर खड़ा हुआ है वो तो, क्योंकि 300 पॉइंट का प्रीमियम है। और दूसरा, बिल्डअप भी ठीक हुआ है निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा, 4% से। और आपको सामने पता है कि आरबीआई का इवेंट है जो सबसे पहले इंपैक्ट डालेगा बैंक पे। फिर अभी आप क्रूड के बारे में बता रहे थे कि $90 का हो गया, तो वो भी डालेगा इंपैक्ट किस पे, बैंक पे। कल क्या था, कल वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो वो भी इंपैक्ट डालेगा बैंक पे। तो कल मार्केट ने 3-4 बड़े ट्रिगर को एक साथ डिस्काउंट कर दिया और अपने साथ अपनी डे हाइस पे क्लोजिंग किया है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था कि मेरा बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है। मेरे को ऐसा लगता है कि इवेंट से पहले या इवेंट के दौरान मार्केट एक बड़ा मूव जरूर देगा, 500 पॉइंट का मूव हो सकता है। आई रिपीट, बैंक निफ्टी के 500 पॉइंट का मूव आ सकता है।
आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन या उससे पहले, उसके बाद नहीं आएगा, उससे पहले आएगा या तो उस दिन आएगा। तो इस 500 पॉइंट के लिए आपको प्रिपेयर रखना है कम वॉल्यूम के साथ। आपका पहला टारगेट वैसे 47,800 और 48,000 का टारगेट है, और गया ऊपर तो 48,200 भी जाएगा। और आपका जो सपोर्ट एरिया है वो 47,300 और 47,000। आई रिपीट, 47,000 आपका सीरीज का स्टॉप लॉस है, 47,300 आपका बेस का स्टॉप लॉस है। और कल आपको अगर याद होगा तो हमने 47,300 पे आपको थोड़ा सा माल दिलवाया था। कल आपने 300 पॉइंट का गेन ले लिया है। तो आप अपनी पोजीशंस को संभाल के रखो, और मेरे को लग रहा है कि 47,800 और 48,000 आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। क्रेडिट मे बी गोज टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ये कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक की दिशा भी तय करते हैं। कल के सत्र की अगर बात करें तो लोअर लेवल से 350 अंकों की एक बहुत ही शानदार रिकवरी हमने निफ्टी बैंक में देखी और डे हाई पर जाकर क्लोजिंग दी है। तो शॉर्ट वालों का कॉन्फिडेंस तो डिम्पी ऐसे ही हिल गया होगा। हाँ, शॉर्ट्स वालों का कॉन्फिडेंस हिला भी हुआ है, और शॉर्ट्स वालों के पैसे नहीं बन रहे। मैंने शॉर्ट्स करने से कभी मना नहीं करता आपको, लेकिन अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप अपना रिवॉर्ड चेक कर लीजिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना है कि नहीं है। ये बाजार दोनों लोगों का है और दोनों का साझा बाजार है, और दोनों ही पैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स वाले पैसा नहीं बनाएंगे, बट अभी मौका और दस्तूर उनके हक में नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट करने से भी आप थोड़ा रुक जाए फिलहाल। और एक और पॉइंट, जिन्होंने मान लीजिए बैंक निफ्टी शॉर्ट किया हुआ है, तो हमने उनको एक टारगेट दिया हुआ है 47,800 का। एक बार 47,800 ब्रेक हो जाएगा ना, फिर आप बाहर आ जाना। सामने इवेंट भी खड़ा है, कहीं आप फंस ना जाएं। और अभी मैंने आपके सामने एक पॉइंट और रखा था कि 500 पॉइंट का मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। ये 500 पॉइंट का मूव डाउनवर्ड भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि अपवर्ड ही देगा, ये डाउनवर्ड्स भी दे सकता है। इसलिए जब तक 47,800 नहीं टूटे, जिनका शॉर्ट पड़ा है वो भी अभी सिस्टम में बैठे रहें। नहीं तो फिर आप तो जैसे ठीक लगता हो वैसे आप करें, लेकिन हमारी तरफ से हम निफ्टी और बैंक को तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे और इसमें बनेंगे। एक चीज़ मेरे से छोटी सी मिस हुई है, मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। इंडिया विक्स ना 12 के नीचे है। जो बोरियत आपको महसूस हो रही है ना, ये बोरियत हो सकता है आज भी आपको महसूस हो, क्योंकि जब तक इंडिया विक्स अब 13 के लेवल पे नहीं आएगा ना, आपको मार्केट के अंदर मोमेंटम का मज़ा नहीं आएगा। आप 11:30 पे आ गए हो, और आपको बताऊं 10 साढ़े 10 पे तो आपका ऑल टाइम लो बना हुआ है। तो आपका विक्स कम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, बाजार बोर करेगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहे, राइटिंग आती है तो कीजिएगा। सीधी कॉल खरीदोगे, सीधी पुट खरीदोगे तो पैसा शायद उतना नहीं बन पाए, तो आप थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। और मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। थोड़ा मेटल के शेयर बैन में आ गए, 3 शेयर एफ एंड बैन के अंदर है, और उसमें जी भी है एक, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान रख के ट्रेड कर सकते हैं आप। बिल्कुल, हिंद कॉपर पहले से ही बैन में था और दो स्टॉक फिर से बैन में आ गए हैं, सेल और जी एंटरटेनमेंट। ये 3 शेयर एफएनओ के बैन लिस्ट में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। देवांग शाह हमारे साथ हैं, किरण जानी हैं और अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है तीनों स्वदेश पर। शुरुआत अवनी आपसे करना चाहेंगे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आपकी रीडिंग क्या कहती है और इंडेक्स में क्या कोई ट्रेड बन रहा है निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और डिम्पी जी और सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हाँ, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। जैसे डिम्पी जी ने बताया, मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये शॉर्टिंग का मार्केट बिल्कुल नहीं है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 22,300 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के लिए। अब कल का अगर डेटा हम देखते हैं तो 22,500 के कॉल में 2.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अब बने हुए हैं। तो 22,500 के कॉल में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। और अगर इसको हम कोरिलेट करते हैं एफआईआई के फिगर्स के साथ में, तो एफआईआई की बाइंग नजर आई थी कल ऑप्शंस में। हो सकता है दोनों कॉल और पुट दोनों में ही बाइंग की हो, लेकिन आज एक्सपायरी होने के कारण ये बात निश्चित है कि अगर ये 22,500 से 530 का जो लेवल है वो अगर पार करता है तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग हो सकती है इंट्राडे में ही, जो कि निफ्टी को 22,600 से 650 के स्तर तक लेके जा सकती है। अब इसमें माइक्रो मूवमेंट की बात करूं तो 500 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट तो है, लेकिन 500 क्रॉस करेगा फिर भी। कल भी 526 से नीचे हमें गिरावट देखने मिली थी, तो थोड़ा सा ट्रेडर्स वेट करेंगे। 530 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर नीचे आती है निफ्टी तो हमें खरीदारी करके चलना है, बाइंग साइड पे रहना है। और ऊपर 530 का एक अहम स्तर है, जो क्रॉस होने के बाद ही ऊपर हमें नए स्तर देखने मिलेंगे, न्यू ऑल टाइम हाईज देखने मिलेंगे।
अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी जो कल एक उछाल दिया है नीचे के लेवल से 47,300 का बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। अगर वहां पे फिर से एक बार गिरावट देखने मिलती है तो बाय ऑन डिप्स कीजिएगा। और ऊपर के तरफ 47,850 का एक मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि पार करने के बाद में ऊपर 48,200 तक चल सकती है बैंक निफ्टी। बट अभी फिलहाल ये सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं दोनों तब तक। और इंडिया विक्स भी बहुत लो हो चुका है, तो ये लो लेवल्स पे काफी दिनों तक रह सकता है। ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन मूव कंटिन्यू हो सकता है। लेवल्स ध्यान में रखिएगा, निफ्टी के लिए 530 22,530 और बैंक निफ्टी के लिए 47,850। ये दो लेवल्स अगर क्रॉस करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, 47,850 ये अगर पार किया या फिर निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है 22,530 वहाँ तक गया था उसको पार करेगा तो फिर नई चाल तय करेंगे दोनों के दोनों इंडेक्स ही। लेकिन आपके लिए फिलहाल जो दोनों टारगेट हैं स्टॉप लॉसेस हैं आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं निफ्टी को लेकर या फिर निफ्टी बैंक को लेकर। अब फटाफट अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि उनको आज ट्रेड के लिए कौन से स्टॉक्स सही लग रहे हैं। शुरुआत देवांग जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके शेयर कौन से हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्या आएगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हम देखा है कल अच्छा एक मूवमेंट था, उसने कैनरा बैंक में ब्रेकआउट भी देखने मिला है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने एक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि कैनरा बैंक में आगे भी मूवमेंट देखने मिल सकता है। कैनरा बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। 590 का स्टॉप लॉस रखना है, 626 का टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को हमने देखा है कि आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। हिंडाल्को खरीदने की सलाह रहेगी। 567 का स्टॉप लॉस रखना है, 587 का टारगेट के साथ। केनरा बैंक के लिहाज से भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर था, 2-3 एक्सपर्ट्स ने ये शेयर रेकमेंड किया था और आज ये दिवांग की तरफ से भी ये शेयर आपके लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन। दूसरा शेयर हिंडाल्को 567 रुपये के टारगेट के लिए और केनरा बैंक के लिए जो लक्ष्य है वो है 626 रुपये का। फिलहाल 606 रुपये पर आपको इसका भाव दिखेगा। कल 2% के आसपास की हमने तेजी देखी है। किरण जी आपके रडार पर कौन से शेयर हैं सर, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए तो इंडेक्स में तो बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि दो जो सेक्टर है वहां पे हमें अच्छी खासी तेजी लग रही है। सो पहला है मेट्रोपोलिस और लालपत में अगर हम देखेंगे जिस तरह से लेबोरेटरी स्टॉक्स में हम एक अच्छा खासा उछाल दिख रहा है, तो लालपत हमें काफी अच्छा लग रहा है। हमने लास्ट टाइम भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था, हालांकि कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। हम वापस इसको रीरेट करना चाहते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक फुल बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर वापस आ रहा है। सो देयर आर चांसेस कि डॉक्टर लाल पैथ में हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। तो 2285 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2030 का हमारा टारगेट रहेगा। 2260 एज अ स्टॉप लॉस हम डॉक्टर लाल पैथ में मेंटेन करेंगे। तो डॉक्टर लाल पैथ हमारा पहला स्टॉक है। दूसरा हम हिंजिंग मेटल सेक्टर से देना चाहते हैं कॉल, और हिंजिंग में मेटल सेक्टर के साथ साथ सिल्वर का जो पोर्शन है वो काफी अच्छा है। हम लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं कि सिल्वर और कमोडिटी मार्केट्स के अंदर काफी अच्छा एक अपसाइड स्विंग देख रहे हैं। उसके चलते लास्ट 3 दिन में हिंदुस्तान जिंक में भी काफी अच्छा एक हमने देखा है कि अपस्विंग आया है। अब इस अपस्विंग आने के कारण डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो रेक्टेंगल पैटर्न हम कह सकते हैं ब्रेकआउट आया है। 320-325 का क्लस्टर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हिंदुस्तान जिंक टिक गया है। सो देयर आर चांसेस कि आने वाले 2-3 दिन में हम अच्छी खासी रैली हिंदुस्तान जिंक में कंटिन्यू देख सकते हैं। सो हिंदुस्तान जिंक हम 325 के आसपास बाई करेंगे। 345 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 314 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हिंदुस्तान जिंक एंड डॉक्टर लाल पैथ हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। ठीक है, अभी आपने दोनों एक्सपर्ट्स को देखा और दोनों एक्सपर्ट्स ने एक मेटल का काउंटर ज़रूर दिया है। असल में क्या है कि मेटल काउंटर्स के अंदर रोल ओवर अच्छा होके आया, फिर चाइना वाली खबर आ गई, फिर शेयर चलने लग गए। यही बड़ी वजह है कि 3 शेयर जो एफ एंड बैन के अंदर, उसमें से 2 मेटल के शेयर हैं, सेल और हिंदुस्तान कॉपर। क्योंकि मेटल के अंदर जो झुकाव है ना, वो एकदम से सब लोगों का आ गया और एक साथ आ गया। ये धीरे धीरे नहीं आया, एक साथ आया। आप सेल देखोगे ना, कल डेज हाई पे बंद हुआ है। आपको याद है सेल हमने 131 132 पे कहा था और बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा भी था, तभी एफ एंड बैन में फंसा हुआ शेयर था। आज 148 का है। अभी मैंने इसका लॉट साइज चेक नहीं किया, अगर मान लो इसका 2000 3000 का भी लॉट साइज है तो आप सोचो ना कितना पैसा आपको दे दिया इसने शॉर्ट टर्म में ही। आपको आप महीने का चार्ट नहीं दिखाओगे, सिर्फ हफ्ते का भर का चार्ट दिखाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेल एक हफ्ते के अंदर ही बहुत बढ़िया से भागा है। अब याद रखना ये नंबर 5.67% है महीने का और 7 डेज का देखो 14% है। ओनली 7 डेज का 14। सेल को कभी आपने देखा 14% 7 डेज में भागते हुए? एक तरफा मूवमेंट आई है।
इसलिए मेटल्स के अंदर अभी भी आप बने तो रहो, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाओ। ये जो बैन में जा रहे हैं ना दो दो शेयर, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आके थोड़ा ज़्यादा ही पार्टिसिपेशन हो रहा है, नहीं तो नहीं जाते बैन में, सेल भी नहीं जाता। अवनी, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे दो शेयर्स है, एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है और एक रिवर्सल कैंडिडेट है। तो पहले ब्रेकआउट कैंडिडेट की बात करेंगे, वो है एमएनएम। तो एमएनएम ने कल एक मंथली ब्रेकआउट दे दिया है और हमें फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग भी नजर आई है 5% की। ऑप्शंस की बात करें तो अनवाइंडिंग नजर आई है 1960 और 1980 के कॉल्स में, एंड बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है 2000 के कॉल में। 2000 की स्ट्राइक की आईवीज अगर चेक करें तो कल उसमें बढ़ोतरी दिखी थी। तो ये बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे जाग रहा है और ये मंथली ब्रेकआउट तो ऑलरेडी दे दिया है। तो ये स्टॉक में अभी यहाँ से बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। तो एमएनएम में हम निवेश करेंगे। तो 2075 का इसका टारगेट रहेगा और 1930 का स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो काउंटर है वो एक रिवर्सल कैंडिडेट है, वो है आईटी सेक्टर से बी सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में कल हमने 4% का ओआई एडिशन देखा है। एक टेक्निकल चार्ट्स पे एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे, एंड अभी सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है स्टॉक। तो इसमें 818 का टारगेट रहेगा, 755 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर 775 तक थोड़ा सा नीचे आ जाता है, कल 777 का क्लोज था, तो उसमें और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। दो शेयर आपने दे दिए अपनी, एक तो आपने बिरला सॉफ्ट दिया, ये आपका रिकवरी वाला शेयर है। टिपिकली आईटी के स्टॉक्स लोग कम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ आईटी के अंदर जो रिकवरी है वो धीरे धीरे कर पर्टिकुलर स्टॉक्स में दिख रही है, एक एक शेयर्स में। बी सॉफ्ट आपका रिवर्सल कैंडिडेट है, एमएनएम आपका ब्रेकआउट शेयर है। मैं एक बार जो तीनों एक्सपर्ट्स उन्होंने ट्रेड दिया ना, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ ताकि आपसे कोई मिस ना हो। फिर जो नीचे आप एचडीएफसी बैंक वाला हिस्सा देख पा रहे हैं ना, इसके डिपॉजिट्स वगैरह के नंबर आ गए। अवनी, आप एक काम करोगे, जब तक आप एचडीएफसी बैंक और देख लो एक बार, इसका कोई ऑप्शंस का ट्रेड भी मिलता है ना तो वो भी देख लो आप, क्योंकि भी मैं आपको 1-1.5 मिनट दे रहा हूँ तो आपके पास पूरा समय है, आप इसको ज़रा चेक करना। मैं जब तक आपकी कॉल्स और दूसरे मेहमानों की कॉल्स दर्शकों के सामने रख देता हूँ। देवांग शाह कह रहे हैं कि कैनरा बैंक और हिंडाल्को ये प्लस कॉल के तौर पर रहेगा। किरण की कॉल्स हैं वो है डॉक्टर लाल पैथलैब और हिंदुस्तान जिंक, और अवनी ने ऑलरेडी आपको बताया एमएनएम और बी सॉफ्ट। आपने नोटिस कर लिया होगा। इस सारी की सारी कॉल्स फटाफट से स्क्रीन से घुमा दो, फिर वापस से ब्रेकिंग लेके आओ एचडीएफसी वाली। इतने में अवनी आपको ये बता देंगे कि एचडीएफसी के अंदर कोई ट्रेड बनता है क्या नहीं बनता। स्ट्रेंथ अच्छी है, शेयर चलने को तैयार है, बैंक निफ्टी इसी की राह देख रहा है, सामने आरबीआई की पॉलिसी है, उससे पहले बिजनेस अपडेट आ गया एचडीएफसी बैंक का। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरफा हो जाएं तो फिर मज़ा आ जाएगा। अवनी एक बार ज़रा चेक करना, हमारे हिसाब से जो डिपॉजिट्स हैं वो ठीक है और हमारे हिसाब से जो एडवांसेस हैं वो भी ठीक हैं। जी, एचडीएफसी बैंक में भी व्यू पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि इस एक्सपायरी में, इस मंथ में ये 1525 से 1540 तक जा सकता है स्टॉक। तो इसमें अप्रैल सीरीज का 1500 की कॉल में हम निवेश कर सकते हैं। अभी 25 रुपए पे बंद हुआ है, अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो 23 रुपए तक आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 17 रुपए का, और ऊपर इसका टारगेट रहेगा कम से कम 42 से लेके 45 तक का। 40 से 45 रुपए का टारगेट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब अगर आप लिख पाएँ तो वो भी लिख दीजिएगा। 1500 स्ट्राइक की कॉल है, अगर सीधा दिखा पाएँ तो ज़्यादा अच्छा। यस, 1500 स्ट्राइक की कॉल है, ये 25 रुपये में है, आपको दिख रही होगी। या तो 25 में आज ले लेना, नहीं तो 23 तक भी मिलती है, 23 तक भी ले लेना। आपका टारगेट होगा 42 से 45 रुपये। आई रिपीट, आपका टारगेट होगा 42 से 45 रुपये, आपका स्टॉप लॉस होगा 17 रुपये। ये 1500 स्ट्राइक की कॉल है। एचडीएफसी बैंक के जो डाटा हैं और साथ ही इस ऑप्शंस का ट्रेड है, ये हमने कोशिश करी है कि डाटा और ट्रेड आपके सामने रख पाएँ। इसका डीप एनालिसिस तो अभी के कार्यक्रम में हो ही जाएगा आगे चल के, लेकिन मोटा मोटी नंबर्स में कोई ख़राब प्रॉब्लम नहीं दिख रही, चार्ट्स ठीक दिख रहे हैं। ऑप्शंस का ट्रेड हमने आपके सामने रख दिया, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। ठीक जी, 6 सौदे इंक्लूडिंग एचडीएफसी मिला के 7 सौदे हो चुके हैं, इंडाइसिस क्लियर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं खबरों वाले शेयर्स पे और बिजनेस अपडेट्स पे। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले हम बिजनेस के अपडेट्स लेंगे, फिर हम खबरों वाले शेयर्स पता करेंगे। शरद गुड मॉर्निंग, पहले बिजनेस अपडेट से शुरू कीजिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले बिजनेस अपडेट्स में एवेन्यू सुपरमार्ट्स फोकस में रहेगा।
यहाँ पे चौथे तिमाही के अपडेट में देखें तो अनुमान से बेहतर अपडेट आया है। रेवेन्यू में 20% का उछाल देखने मिला और वही अगर स्टोर एडिशन की बात करें तो ये आंकड़ा 24 का आता है, ये भी अनुमान से बेहतर है। और हाल ही में फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की अपग्रेड भी देखने मिली है। आरबीएल बैंक हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। एडवांसेस ले लीजिए, आप डिपॉजिट्स ले लीजिए, अच्छी ग्रोथ आई है, हायर टीन्स और 20% के ऊपर आया है। और ओवरऑल कासा रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आया है, लगभग 140 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशली ग्रोथ आया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पे इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे आंकड़े देखने मिले और जो डिसबर्समेंट्स का आंकड़ा है वो एक अच्छा आंकड़ा देखने मिला। 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ देखने मिली। एल&टी फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और ओवरऑल जो रिटेल लोन बुक है यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली, लगभग 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। देर रात पूनावाला फिनकॉप का भी जो है ओवरऑल ऑपरेशनल रिजल्ट्स आया, अनुमान से बेहतर आए हैं और ओवरऑल जो डिसबर्समेंट्स है वो अपने क्वार्टरली हाईएस्ट नंबर्स पे जो है आए हैं। और देखा जाए तो उनकी जो एयूएम साइज़ है उसमें भी बढ़ोतरी आई है, सीक्वेंशियली भी आया और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गया है। एंड ऑफ कोर्स एंजल वन का भी आज सुबह आया था अपडेट, जहाँ पे मंथ ऑन बेसिस में थोड़ी सी डिक्लाइन उनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स में हुई है, क्योंकि मार्च के महीने में ऑफ कोर्स हमने देखा है कि ओवरऑल जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में आया। और ये जो है पूरी जो स्क्रीन है आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सारे जो अपडेट्स आए हैं उसके सारे समरी जो है आपके सामने रख दिए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस अपडेट है, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। तो ये तो है आपके इम्पॉर्टेंटली Q4 अपडेट्स। ठीक है, अपडेट्स अच्छे आए हैं, मतलब मोटा मोटी अगर कंपनीज के देखेंगे तो बढ़िया अपडेट्स लग रहे हैं। शरद, खबरों के दम पर आज कहाँ पर फोकस रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है वोडाफोन आइडिया। और हमने कल पता चल गया था कि कैपिटल जो है फंड रेज करने वाले हैं और आंकड़ा जो है 20,000 करोड़ का रहेगा। अब जो है न्यूज़ फ्लो आ रही है कि 6 अप्रैल को अहम बोर्ड मीट है, यहाँ पे जो है प्रपोजल रहेगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू करने के लिए प्रमोटर को। लगभग 2,000 करोड़ तक का जो है ये आ सकता है फंड रेज। तो एक टाइप से फंड रेज का एक छोटा पार्ट का डिसीजन होगा 6 अप्रैल को, बट फिर भी देखिए स्टॉक में जो है वॉल्यूम्स और मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। केईसी इंटरनेशनल हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। 816 करोड़ का ऑर्डर आया है और ऑफ कोर्स ये इसमें जो है घरेलू और विदेशी कारोबार दोनों जोड़ के आए हैं। और हाल ही में बहुत सारा ऑर्डर फ्लो केईसी इंटरनेशनल में दिख रहा था और हमने ये बात खबर सेगमेंट में भी बताया था। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज भी फोकस में रहेगा। इनका जो है एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है ऑफिस स्पेस को लेके और ये बेंगलुरु में हुआ है, जिसका जो डेवलपमेंट वैल्यू है वो 340 करोड़ रुपए आता है। ब्लू स्टार भी फोकस में रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हुआ था उनके जेवी पार्टनर के साथ, जब WG टावल्स के साथ उन्होंने लगभग 224 करोड़ रुपए का दावा किया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, बट थोड़ी नेगेटिव ज़रूर है। GE पावर कल के ट्रेड में हमने देखा कि जो ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी उसमें स्टॉक में तेज़ी देखने मिला और अब जो है मार्केट आज के बाद JP पावर वेंचर्स से 2 बड़े ऑर्डर्स आए, जिसका जो कुल वैल्यू आता है वो ऑलमोस्ट 775 करोड़ रुपए का आता है। तो उसके कारण आज भी स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। तो ये ओवरऑल स्टॉक से जो खबरों वाले दम पे जो है आज रडार पे रहने चाहिए और यहाँ पे वॉल्यूम से मूवमेंट भी देखने मिल सकती है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स जो आज आपके फोकस में रहेंगे, HDFC बैंक को भी उसमें आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि उनके बिजनेस अपडेट्स ठीक ठाक आए हैं। लेकिन शुरुआत हम करना चाहेंगे वोडाफोन आइडिया के ही शेयर से और अवनी जी आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए जो फंड रेजिंग को लेकर प्लान्स हैं, अब खबर आ गई है कि 20,000 करोड़ रुपए के फंड रेज पर वो विचार करेंगे 6 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग में। और ये क्लियर हो गया है कि ये कंपनी रहेगी, सरकार की भी हिस्सेदारी है, सरकार चाहती भी है कि डुओपोली सेक्टर में ना हो, कम से कम 3-4 कंपनियां रहें ताकि एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहे। आप जरा टेक्निकली जरा चेक करके बताइए, क्योंकि हमने इसमें ऊपर के भी स्तर देखे, 18 रुपए के ऊपर भी शेयर गया था, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ गई। वोडाफोन आइडिया किस जंक्चर पे खड़ा है और आपको कैसा लग रहा है शेयर ये? अवनी जी। तो वोडाफोन आइडिया का जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो 14 रुपए 20 पैसे पे है और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उसी लेवल से बार बार बिकवाली हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये 13.55 का कल क्लोजिंग था, यहाँ से 14 रुपए 20 पैसे तक तो ये चलेगा स्टॉक। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर ये इसके ऊपर 15 मिनट तक टिक पाता है
तो फिर हमें एक थोड़ी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है, जो कि ऊपर 17-18 जो अभी तक जो हाईस थे वहां तक ये चल सकता है, बट 14 रुपए 20 पैसे का लेवल निकालना बहुत जरूरी है। 14 रुपये 20 पैसे के लेवल के पार जाना वोडाफोन आइडिया के लिए ज़रूरी है, उसके बाद ही इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। कई से इंटरनेशनल हमने देखा है कि पिछले 6, 7, 8 सत्र से लगातार ये शेयर चल रहा है। हालांकि कल थोड़े से प्रेशर में ये ज़रूर था, लेकिन एक बड़ी चीज़ इनके लिए ये आई है कि घरेलू कारोबार और विदेशी कारोबार के लिए 816 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। किरण जी, आप जरा चेक कीजिए केईसी इंटरनेशनल को, क्या कोई ट्रेड बन रहा है इसमें, क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हम खबर के दम पर शायद ठीक ठाक तेजी देखेंगे इसमें। केसी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और कहीं ना कहीं उसमें से ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है और अब वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर है। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन एक पोजिशनल नजरिया रखिए। एटलीस्ट आप 15 से 20 दिन आप होल्ड करोगे, उस नजरिए से आप केसी इंटरनेशनल करंट मार्केट प्राइस कोई भी गिरावट आती है 710 तक तो आप एक्यूमुलेट कीजिए। 700 का ओवरऑल एक स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, हमारा पहला टारगेट रहेगा 770, जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल्स है। सो पहला टारगेट हमारा 770 रहेगा। जैसे 770 का लेवल क्रॉस करेगा, 800 तक की रैली भी आप केसी इंटरनेशनल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली 700 की स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। केईसी इंटरनेशनल वैसे भी काफ़ी चला हुआ स्टॉक है, इसलिए आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि थोड़ा वॉल्यूम कम करके चलना है। दूसरा, आपको 710 तक एक्यूमुलेट करना है। तीसरा, जो आपको किरण जी बता रहे हैं कि खबर के दम पर एक खुलेगा भी, लेकिन आपको अप्रोच पोजिशनल रखनी है। अगर आप खबर वाले पार्टिसिपेंट हो तो फिर अलग बात है। अगर आप बिना खबर के इसको लेना चाहते हो तो भी आपको इसको थोड़ा पोजिशनली रखना चाहिए। किसी भी स्टॉक के साथ फाइट मत करो, किसी भी स्टॉक के साथ लेवल से एंट्री करो और एग्जिट करो और डिसिप्लिन रखोगे ना, तो मैं ये मान सकता हूँ कि 10 में से जो पहले 6 गलतियाँ हो रही होंगी वो गलतियाँ घट के 4 हो जाएंगी, फिर घट के 3 हो जाएंगी। ये डिसिप्लिन का बेनिफिट होगा अगर आप मार्केट में इसको रेगुलरली और रिगरसली फॉलो करेंगे तो। खैर, हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक और ट्रेड जरा पता कर लेते हैं। मैं जरा कल के ही प्लेयर्स के साथ ही जब पहले जरा शुरुआत करना चाहता हूँ। खबर वाले शेयर्स तो हम साथ साथ लेंगे। जिन शेयर्स के अंदर कल मजबूती आ रही थी उसमें से कुछ पावर यूटिलिटीज़ वाली कंपनीज भी थी। एक आईएक्स चेक करके बताएंगे आप दिवांग, आपको लग रहा है कि आईएक्स चलेगा? क्योंकि अभी तक पिछले 24 घंटे में जितनी भी खबरें आई हैं ना, उससे ये साफ हो रहा है कि ट्रेडिंग बढ़ेगी बिजली की, और आईएक्स इकलौती ऐसी एक्सचेंज है जो अभी तक ट्रेड करवाती है ये काम। एक से बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में जो करेक्शन देखा था वो प्रीवियस सपोर्ट पे वापस एक अपसाइड रिज्यूम किया है। ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो 89 डीएम है उसके भी ऊपर स्टॉक्स ने क्लोजिंग दिया, तो पॉसिबल है कि यहाँ से और थोड़ा अपसाइड देखने मिल सकता है। 150 तक के जोन है, वहां तक स्टॉक आ सकता है यहाँ पे, बट 138 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। तो निकुल सर हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। कुल मिला के मार्केट से पिछले 2 दिन में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा साइडवेज करके वो अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। बढ़ नहीं रहा लेकिन टूट भी तो नहीं रहा। सर, आप मार्केट को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं इस समय जब सामने आरबीआई की पॉलिसी का वर्डिक्ट भी आना बाकी है, 90 का क्रूड हो गया है? निम्पी, देखिए मार्केट जब मार्च में गिरा कोई आश्चर्यचकित नहीं था, मगर मार्च के बाद जो मार्केट में रैली आई है इसने सबको पॉजिटिवली सरप्राइज करा है। हम कल डिस्कस कर रहे थे रैली के कारण क्या थे, रिकवरी के कारण क्या थे, मगर अब क्या हो सकता है अगर उस पर हम नज़र डालें तो मुझे लगता है कि इलेक्शन तक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस कोई ग्लोबली बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। क्योंकि फेड के भी कल मैं कमेंट्स देख रहा था, वह काफ़ी हॉकिश साउंड कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमोडिटी प्राइसेस में अपटिक आ चुका है एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएस की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो एक बात तो तय है कि अभी नियर टर्म के अंदर मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक्स क्रूड के लेवल को लेकर के या फिर इन्फ्लेशन को लेकर के चिंतित हैं। तो अगर हम ये माने कि इलेक्शन तक कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी तो आई थिंक इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। मगर मुझे ये भी लगता है कि मार्केट के अंदर अब शैलो मूव्स रहेंगे और शैलो करेक्शन रहेंगे। एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद एक बढ़िया रिकवरी और उसके बाद मार्केट शैलो मूव्स की तरफ जा रहा है। तो ट्रेंड जो रहेगा वो तेज़ी का रहेगा मगर शैलो मूव्स रहेंगे। 2-3% यहाँ वहाँ उस प्रकार का मूव मुझे लगता है अगले 45 से 50 दिन में देखने को मिलेगा।
अभी हम जो कमोडिटीज़ में देख रहे हैं डिम्पी, वह अच्छा है, क्योंकि सबका मानना भी कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं, इसलिए ऊपर जा रही हैं बिकॉज डिमांड आ रही है, भले वो चाइना से आ रही हो, यूरोप से आ रही हो, इंडिया से आ रही हो, यूएस से आ रही हो। तो फर्स्ट मूव ऑफ कमोडिटी जो होता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है, दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डिमांड। उसके बाद जो सेकंड मूव आता है उसको लेकर के लोग चिंतित होते हैं, और थर्ड मूव के अंदर सेंट्रल बैंक का पॉलिसी एक्शन आता है। तो आई थिंक अभी हम फर्स्ट मूव में हैं कमोडिटीज़ के, तो फर्स्ट मूव को लेकर के बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट जो फर्स्ट मूव आता है इसमें कमोडिटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, जो हमने स्टील में देखा, हमने मेटल्स में देखा। देखिए अब वेदांता का भाव 300 रुपया हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक चिंता का विषय अभी नहीं है। मगर जी हाँ, 90 का क्रूड अगर 95 और 100 हो जाएगा तो चिंता का विषय ज़रूर हो जाएगा। अभी वो लोग उसकी बात कर रहे हैं, मगर लोग उससे भी डर नहीं रहे हैं। जी निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। एक व्यू आपसे ना वोडाफोन आइडिया पर चाहेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल को इनकी बोर्ड बैठक है, नोटिफिकेशन आया है कि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए वो फंड रेज पर विचार करेंगे, और उसके ठीक पहले उन्होंने बताया था कि शेयर होल्डर्स ने 20,000 करोड़ रुपए रेज करने को मंजूरी दे दी है। आप वोडाफोन आइडिया को सर कैसे देख रहे हैं, और क्या ये जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मान लीजिए फंड रेज हो भी जाता है, क्या ये पुश कर पाएगा शेयर भाव को? देखिए स्टॉक जो है यह डबल डिजिट स्टॉक है, और इसके अंदर अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ को लेकर के काफ़ी वॉलेटिलिटी आती है। तो 13-14 रुपये का स्टॉक है, इसके अंदर 5 से 10% का मूव जो है वो अचानक आ सकता है। तो न्यूज़ का रिएक्शन तो देखिए अभिषेक आएगा, मगर इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए जो वोडाफोन आइडिया के अंदर इस समय सर्वाइवल कैपिटल की ज़रूरत है, और सर्वाइवल कैपिटल इस मूव से आ जाएगी। मगर सर्वाइवल कैपिटल में क्या होता है जी, आप एक प्रकार से कंपनी को उतना ही आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं जिससे आप सर्वाइव करेंगे। कंपनीज को सर्वाइव कराना और कंपनी को ग्रो कराना, उनमें डिफरेंस है। तो क्या इस कैपिटल से आइडिया वोडाफोन के वारे न्यारे हो जाएंगे? क्या वो मार्केट शेयर रीगेन कर लेंगे? क्या वो एक जियो जैसे स्ट्रांग बन जाएंगे? क्या भारती जैसी छलांग लगाएंगे? वैसा नहीं होगा। तो क्या होगा जी, ग्रोथ कैपिटल आ गई, आपने उनको पैसे दे दिए, उनके डेट रीपेमेंट्स और उनकी जो बेसिक इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे, अब वो थोड़ा खींच लेंगे। मगर शेयर मार्केट के अंदर आपको सर्वाइव करने से ज़्यादा ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल इज़ इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम एन शेयर होल्डर स्टैंड पॉइंट इट इज़ ग्रोथ विच मैटर्स। इस कैपिटल से ग्रोथ तो नहीं आने वाली है, मेरा ये मानना है। देखो सर, आपको ध्यान होगा जब मार्केट के अंदर गिरावट आई थी उसकी बड़ी वजह स्मॉल कैप मिड कैप के थोड़े फ्रॉथ को बताया जा रहा था। हालांकि फ्रंट लाइन तो तब भी ज़्यादा नहीं टूटे थे, अब भी पूरी की पूरी कमान फ्रंट लाइन के पास ही पड़ी हुई है। ये जो डर था स्मॉल कैप और मिड कैप का, ये डर पूरी तरह से निकल गया? क्या अभी भी हमको डरना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए? भी 7-8 दिन की तेज़ी के बाद अगर स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप दावा लगाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। देखिए इस समय क्या हो रहा है कि फोमो वर्ड वापस आ चुका है। मार्च में जिन्होंने बेचा था उनको लगता है कि भाई हम अब बेच करके चले गए हैं, वापस आने का समय आ गया है क्योंकि मार्केट गिरा नहीं है, हमारे पास कैश है। जिन्होंने नहीं बेचा था वह काफ़ी खुश हैं। तो आप जब जाते हैं तो आप डर के जाते हैं, मगर आप जब आप फोमो की वजह से आते हैं तो दुगनी स्पीड पर आते हैं। तो वही हो रहा है कि फोमो इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल और मार्च, स्पेशली अप्रैल के अंदर हम वो देख रहे हैं। अब डिम्पी देखिए स्मॉल कैप के अंदर एक यूनिवर्सल एडवाइस इस समय नहीं आप कर सकते हैं। ये 2021 या 22 नहीं है, 23 नहीं है जहां आप एक स्मॉल कैप की बात करते थे। अब आपको शेयरों की बात करनी पड़ेगी, और मैं वही बार बार बात लोगों को बता रहा हूँ। इस फॉल और राइज की आप बात देखें तो 30-40% मिड कैप नहीं रिकवर हुए हैं डिम्पी। केवल 15 से 20% मिड कैप स्टॉक्स ही हैं जहाँ पर नए हाई बन रहे हैं। वो मार्केट का एक तरीका होता है कि जब एक वेव आती है सब ऊपर जाते हैं, जब मार्केट की वेव नीचे जाती है तो हम कहते हैं ना जी कि बॉयज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम द मैन एंड वीट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द शैफ। अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वही हो रहा है कि मार्केट के अंदर एक प्रकार का यूनिवर्सल मूव जिससे था वो खत्म हो गया स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। मेरी तो ये इल्तिजा रहेगी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप एसेट क्लासेस की बात ना करें, हम स्टॉक्स की बात करें। रादर देन सेइंग कि भाई आपको स्मॉल कैप कैसे लगते हैं, आपको उन स्मॉल कैप कंपनियों पे चर्चा करनी चाहिए टू मेक अ व्यू, रादर देन ऑन द ग्रुप और रादर देन ऑन द एंटायर मार्केट कैप। ठीक है देखो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये इंटेलिजेंटली सारी चीज़ों को वापस से हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी एक और सहयोगी पूजा को अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि वो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपके सामने रख दे, फिर चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे
और अब पूजा से हम जरा समझेंगे कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। खैर उससे पहले एक दो काम और करते हैं, एक दो चीज़ें ना जरा और भी है मेरे पास पूछने के लिए। पहले जरा वो पूछ लेता हूँ, किरण सर एक बार जरा आप एक शेयर देखेंगे, ब्रिगेड ग्रुप का एक शेयर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के नाम से है, इसने भी किराए पे ऑफिस दिया है। सो ब्रिगेड इंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे जिस तरह से हम देख यहाँ पे भी स्टॉक रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें 100 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि वापस ही स्टॉक अपने जो पुराने ट्रेंड हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर सकता है। सो ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है नीचे में 920 तक तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो उसके 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। सो 900 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी गिरावट में हम ब्रिगेड एंटरप्राइज लॉन्ग करके जाएंगे। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में आप 1030 का लेवल वेट कर सकते हो और जैसे 1030 का लेवल ब्रेकआउट होगा उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। तो ओवरऑल 1030 के स्टॉप लॉस के साथ 1030 के टारगेट के लिए 900 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करके जाएंगे। ठीक है, महेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं वेट भी कर रहा था। एक्चुअली में HDFC के जैसे नंबर्स आए तो मेरे को लगा कि मेरे को मयूरेश सर से बात भी करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि सर आप बिल्कुल टाइमली आए हैं। आपके आने से जस्ट 5-7-10 मिनट पहले ही हमको ना HDFC बैंक के बिजनेस अपडेट आया जिसमें उनके एडवांसेस और डिपॉजिट कासा डिपॉजिट्स वगैरह सारी डिटेल है। आई होप आपने भी देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो सर मैं स्क्रीन पे वापस से चला देता हूँ, एक बार ज़रा देख लीजिएगा। प्रोड्यूसर साहब एक बार जरा स्क्रीन पे HDFC वाले ग्राफिक्स वापस लेके आई जिसमें कासा डिपॉजिट डिपॉजिट्स एडवांसेस सब कुछ है। सर प्राइमा फेसी हमने चेक किया, हमें तो ठीक लग रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें से कुछ नोटिसेबल पॉइंट है तो जरा वो बता दीजिए और HDFC में अपना फिर स्टैंड भी बताइएगा। मॉर्निंग डिम्पी एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं अच्छे गुड अपडेट्स हैं मॉर्निंग सर। और अगर हम एक अनुमान लगाएं कि जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है वो नंबर्स कैसे पेश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे फेडरल बैंक के 20% एडवांसेस ग्रोथ रहे हैं, 18% डिपॉजिट ग्रोथ रहे हैं। L&T फाइनेंस NBFC स्पेस में 33% रिटेल डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ रही है। रिटेल लोन बुक वैसे ही 30% के आसपास बढ़ी है। तो जहाँ पे एक दिक्कत थी HDFC बैंक को जो पिछले तिमाही में जिससे मार पड़ी थी कि डिपॉजिट ग्रोथ शायद आ नहीं रही है, डिपॉजिट ग्रोथ में एक हायर सिंगल डिजिट का बढ़ना एक एनकरेजिंग साइन है। ओवरऑल आई थिंक जो बाकी के नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ हो, कासा रेशियो हो और बाकी के मेट्रिक्स जो मुझे लगता है आई थिंक काफी स्टेबल ही रहनी चाहिए जहाँ तक एसेट क्वालिटी रही और जनरली ओवरऑल बुक का स्ट्रक्चरिंग HDFC और HDFC बैंक के विलय के बाद आई थिंक जो एक स्क्यूड प्रोपोजिशन है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ लो डिपॉजिट्स जो HDFC के साथ आए हैं उसे थोड़ा आई थिंक सिस्टम में प्ले आउट करने के लिए बोथ फ्रॉम रेवेन्यू एंड कॉस्ट एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव शायद 2 से 3 तिमाही लगेंगे। बट आई थिंक जो एक रिकवरी पाथ है वो ये तिमाही से स्टार्ट होगी जो ये नंबर शायद दर्शा रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक एज द रेट कट सिनेरियो स्टार्ट्स हैपनिंग सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर कहीं ना कहीं आई थिंक जो एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ दीज एफिशिएंसीज बिल्डिंग अप वहां पे थोड़ा एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि नंबर शायद आ नहीं रहे हैं और मार्केट शायद वो एक तिमाही की राह देख रहा है जो एक टर्न अराउंड क्वार्टर हो। तो मुझे लगता है अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स एक साइन है कि टर्न अराउंड शायद अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली देखने मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट वी प्रॉब्ली सीन ये पिछले फॉल में ये शायद बॉटम हो चुका है HDFC बैंक के लिए। द वर्स्ट इज प्रॉब्ली इन द प्राइस, शायद स्टॉक ये लेवल पे कंसोलिडेट करें बट मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर फॉर HDFC बैंक। शायद 1-2 तिमाही बाद जैसे नंबर सुधरेंगे शायद अंडर परफॉर्म स्टेटस से आउट परफॉर्म स्टेटस की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। ठीक है, द वर्स्ट इज बिहाइंड, बुरा दौर बीत गया है। 1-2 तिमाहियों का बस इंतज़ार है, उसके बाद फिर यहाँ से हम ना सिर्फ इसके फाइनेंशियल्स में बल्कि शेयर भाव में भी और तेज़ी देख सकते हैं HDFC बैंक के। एक काम करते हैं, पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। पूजा समझ लेते हैं कि कहाँ पर स्ट्रांग रिपोर्ट्स आई हैं, कहाँ पर चिंताएं हैं। पूजा बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट से, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? बिल्कुल, शुरुआत सबसे पहले पाइप शेयरों से करेंगे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कि वो रियल एस्टेट ग्रोथ से पाइप इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलने की बात कर रहे हैं और FY 24 से 28 के बीच
14% की सालाना ग्रोथ होने की संभावना है और 17% का मुनाफा बढ़ सकता है। इसमें एस्ट्रल पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 2,300 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं और प्रिंस पाइप पर खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 720 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। अब इंडिया कंज्यूमर और एफएमसीजी स्टॉक्स पर मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि उनका कहना है कि बढ़ते डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड से जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें थोड़ा खतरा हो सकता है और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो स्किन केयर, हेयर केयर कैटेगरीज पर ज़्यादा पड़ सकता है, क्योंकि डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड बनना अब आसान है और डिजिटल विज्ञापन और बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस कारण हम देख रहे हैं कि डाबर पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, 610 से घटाकर 570 का किया है। एचयूएल पर भी टारगेट प्राइस 3000 से घटाकर 2850 का किया है। मैरिको पर 625 से घटाकर 600 के टारगेट्स आप देख रहे हैं और ब्रिटानिया पर भी टारगेट प्राइस घटाया गया है, 4650 से घटाकर 4500 का टारगेट आप ये देख रहे हैं। तो इसके चलते आज एफएमसीजी स्टॉक्स पर नजर रखिए। अब काफ़ी सारे जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं उस पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो सिटी ने बिकवाली की राय बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य 135 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य 165 रुपये प्रति शेयर का और नोमुरा ने खरीदारी की राय के साथ टारगेट 190 रुपये प्रति शेयर का स्टॉक पर वो देख रहे हैं। आरबीएल बैंक पर भी सिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि बिकवाली की राय बरकरार रखी हुए हैं, लक्ष्य है 257 रुपये प्रति शेयर का। इसमें इनका कहना है कि डिपॉजिट में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली और सालाना आधार पर लोन ग्रोथ 19% आया है। L&T फाइनेंस पर भी मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि अंडरवेट की रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य 129 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। मैक्वायरी ने डीमार्ट पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और ये लगातार दूसरी रिपोर्ट आई है। हम देख रहे हैं लगातार डीमार्ट पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की राइटिंग बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 4500 रुपये प्रति शेयर का और अनुमान के मुताबिक नए स्टोर जोड़े हैं। सेल्स ग्रोथ में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, तो कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। आखिर में बात करते हैं कोफोर्ज की। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग अपनी बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य देख रहे हैं 7000 रुपये प्रति शेयर का। तो ये आज काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, इस पर नजर रखिए। ठीक है, तो रिपोर्ट्स की लंबी लिस्ट है, लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं डीमार्ट से, क्योंकि डीमार्ट पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है। हालांकि जहां पर अभी शेयर का भाव है, टारगेट भी उसी के आसपास ही है, 4500 रुपये के आसपास तो शेयर भी कारोबार कर रहा है, 4460 रुपये के आसपास का भाव है और टारगेट है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ मैक्वायरी का 4500 रुपये। बिजनेस अपडेट जो है वो काफ़ी दमदार आए हैं डीमार्ट के, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के, और आय करीब करीब 20% बढ़ी है और इस तिमाही में 24 नए स्टोर खोले हैं डीमार्ट ने। लगातार हम देखने की स्टोर्स की संख्या बढ़ा रही है डीमार्ट। अवनी जी, डीमार्ट जरा चेक करके बताइए, 4468 का भाव, पिछले महीने भर की बात करें तो करीब 15-16% के आसपास की तेजी हो चुकी है ऑलरेडी डीमार्ट के शेयर में, और कुछ कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई थी जहां पर 5000 रुपए से ऊपर के भी टारगेट्स थे। आपको शेयर कैसा लग रहा है फिलहाल? ये अगर मैं इसे टेक्निकली देखती हूँ तो एक 4390 पे अच्छा सपोर्ट बन चुका है और ऊपर के तरफ 4575 तक का जो है ये मूव हमें पहले देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल से 4575 तक ये चल सकता है, बट अदरवाइज कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। ये इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे होते रहेगा स्टॉक। नजर नहीं आ रही है। देवांग जी, आप जरा एस्ट्रल को चेक कीजिए, 2000 रुपये के आसपास का उसका भाव होना चाहिए। और दरअसल गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है पाइप वाली कंपनियों को लेकर, एस्ट्रल को लेकर भी खरीदारी की राय है कि 2300 रुपये के लक्ष्य हैं, यानी कि 2050 से अभी 250 रुपये के आसपास से गुंजाइश इनको दिख रही है। और प्रिंस पाइप पर भी गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की ही राय है, लक्ष्य है 720 रुपये का। हालांकि हाल फिलहाल अगर महीने 2 महीने की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन हमने देखा नहीं है इन शेयरों में, लेकिन एस्ट्रल पर आप व्यू दीजिए। एस्ट्रल आपको फिलहाल कैसा लग रहा है शेयर? ये एस्ट्रल की बात करें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे भी अभी तो अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 2120 तक के जोन है, वहां स्टॉक आते हुए देख सकते हैं, बट यहाँ पे 2020 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखना जरूरी है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें लगता है थोड़ा अपसाइड यहाँ एस्ट्रल में भी देखने मिल सकता है, 2120 तक के जोन देख सकते हैं। कुछ एक और शेयर पता कर लेते हैं सामने पे, जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं। मेरे सहयोगी तो आपसे खबरों वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स पता कर ही रहे हैं, मैं आपसे कुछ जरा ब्रेकआउट्स वाले शेयर और पता कर लेता हूँ। किरण, आपसे होगा पहले बैंक ऑफ इंडिया चेक करना। कल हमने BTST के तौर पर भी चेक किया था इसको। बैंक ऑफ इंडिया चल सकता है क्या? सामने RBI का पॉलिसी भी है।
बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे डेफिनेटली आपने जैसे बीटीएसटी ये कमेंट किया था, रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन कंडीशनल बाय रहेगा 146 के ऊपर। अगर ये स्टॉक 146 के ऊपर ओपन होता है तो आप कंटिन्यू बाय कर सकते हो, और 146 के ऊपर 150 तक जाने की गुंजाइश रखते हैं। नीचे में हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 144 का रहेगा। अवनी, एक टाटा ग्रुप का शेयर आपके सामने रखता हूँ, टाटा एलेक्सी। ये शेयर जरा एक बार चेक करना, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है? टाटा एलेक्सी बढ़िया बेस बना चुका, वापस चलने को तैयार है, हो सकता है 9,000 भी हो जाए। अवनी, मिला आपको स्टॉक टाटा एलेक्सी? जी डिम्पी जी, टाटा एलेक्सी में पिछले हफ्ते वीकली चार्ट्स पे अगर देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, और इस हफ्ते में भी वो लेवल के ऊपर ही चल रहा है, और वीकली चार्ट्स पे भी ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से ये ऊपर 8860 से 8900 तक इस तरह में नजर आ सकते हैं। व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसमें नीचे के तरफ जो सपोर्ट बन गया है वो 7500 का है, और यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं with a stop loss of 7650। ठीक है, 7650 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय भी कर सकते हैं, बड़ा मूव दे सकता है आपको टाटा एलेक्सी। ध्यान रखें कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, वॉल्यूम पैटर्न सब कुछ ठीक है। इसका एक बेस फॉर्मेशन है, धीरे धीरे करके रिकवरी वाला शेयर है, ब्रेकआउट वाला शेयर नहीं है टिपिकली। ये रिकवरी वाला शेयर है। एक शेयर में जरा और पता करता हूँ, ये मयूरेश सर से पता करना होगा, वो है स्कॉट्स का। मयूरेश सर, अभी तक जो आईएमडी के बयान आया उससे ये बात तो तय है कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बारिश कम होगी। हो सकता है गर्मी ज़्यादा पड़े तो बारिश भी ज़्यादा हो जाए। तो एक बार जरा एस्कॉर्ट्स को आप चेक करेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ इसको आईएमडी के इस बयान से नहीं जोड़ रहा, अब आपको भी मालूम है एस्कॉर्ट्स का वोटा है, जैपनीज़ के हाथ में पूरी मैनेजमेंट है, थोड़ा एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े कॉस्ट कट्स वगैरह भी इन्होंने अच्छे से किए हुए हैं, और शेयर बढ़िया मूव हुआ है। ये इकलौता मेरे को ऐसा शेयर दिखता है जिसमें चेंज ऑफ हैंड्स एक डोमेस्टिक कंपनी से एमएनसी कंपनी से गया, और उसकी रेटिंग को देखिए कैसे बढ़ा। ये 1100-1200 का शेयर हुआ करता था जब पूरी तरह से एस्कॉर्ट्स देखता था, आज कबोटा के जुड़ते 3000 हो गया सर। बिल्कुल डिम्पी जी, तो राय यही रहेगी कि जिनके पास है बने रहना चाहिए। मैं आपको इसके एक तर्क देता हूँ, 2-3 चीजें। पहली चीज, आई थिंक जो मॉनसून की आपने बात कही, एब्सोल्युटली आई थिंक एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहता है ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। पिछले साल मॉनसून बिलो एवरेज रहा है, और मैं 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पढ़ रहा था, एक यूएस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो जो एल नीनो के कंडीशंस थे पिछले वर्ष, कंडीशंस आर स्लोली एंड स्टेडीली इंप्रूविंग टू ला नीना, यानी जो डेफिशिएंट कंडीशंस थी पिछले वर्ष बारिश को लेके, वो शायद फेवरेबल बन रहे हैं ये सीजन के लिए। तो अगर ला नीना के कंडीशंस प्ले आउट होते हैं जून जुलाई के बाद, जो कोइंसाइड होता है मॉनसून सीजन के साथ, वी कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि एक बहुत अच्छा मॉनसून शायद जो एवरेज मॉनसून हम देखते हैं ये शायद हो जाए। अगर ये चीजें प्ले आउट होती है तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ है, आई थिंक दैट शुड कम बैक इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैशन। वॉल्यूम्स हैव लैग्ड पिछले पूरे वर्ष के लिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आने की उम्मीद है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक लैंड ओनरशिप देखें भारतवर्ष में, तो जो 1 हेक्टर के नीचे की लैंड ओनरशिप है, दैट्स ऑलमोस्ट 85-90% एस्कॉर्ट्स, कुबाटा और जो इनके कॉम्पिटिटर है M&M भी, जो हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स है बिलो 40 HP, दे आर अप्रोप्रिएटली यूज फॉर हेक्टर लैंड साइज बिलो 1। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो नए एडिशंस कर रहे हैं 30 या 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स हैं, मोर मैकेनाइज्ड ट्रैक्टर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रैक्टर्स, बट आई थिंक आउटपुट भी उतना ही देता है, एंड इट्स अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द लैंड होल्डिंग। सो आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट। तीसरा, आई थिंक जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स है, हार्वेस्टर्स एज एन एग्जांपल, और जो एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, स्पेसिफिकली आई थिंक कुबोटा की जो की मार्केट्स है अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिलती है एक्सपोर्ट्स को, which is a step in the right direction to probably diversify the risk from an India perspective or a global perspective as well. तो कहीं ना कहीं ये सारी 3 चीजें अगले 3-5 वर्षों के लिए रेवेन्यूज को एक स्टेबल तरीके से रखेंगी, मार्जिन शुड बी रिलेटिवली स्टेबल एज वेल, एंड विद द असम्पशन इन टर्म्स ऑफ जो एमिशन नॉर्म शायद आ सकते हैं फॉर इवन ट्रैक्टर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक lesser horsepower will also have an advantage compared to the higher horsepower engines. तो आई थिंक ये सारे तक हैं जिसके वजह से आई थिंक एस्कॉर्ट्स या इवन M&M का जो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है शुड डू रिलेटिवली बेटर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years.
ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कंपटीशन नहीं मिलता बल्कि एक को देख के दूसरा भी चलता है। एम&एम भी आपने देखा होगा ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अवनी भट्ट ने बाकायदा अपनी ट्रेड में आज शामिल किया है। एस्कॉर्ट्स को बोटा हमने आपको नोटिस करवा दिया और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा जो तर्क हैं वो आपको महेश सर ने रखी दी है। एक शेयर और है, कल आपको देखा होगा ना सरकारी कंपनी सनी सरकारी बैंक्स कल बहुत ही बढ़िया बंद हुए, सारे के सारे ऑलमोस्ट डेज हाई पे थे। छोटे बड़े बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, ये वो, एसबीआई सब ज़्यादातर ठीक थे। उसमें से एक साउथ इंडियन बैंक है, इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया, मूवमेंट अच्छा दे सकता है। किरण जी एक बार आप चेक करेंगे साउथ इंडियन बैंक। एक्चुअली अगर कल बैंक नहीं भी चलते ना तब भी इसका बेस बना हुआ था चलने का। एक बार जरा देख के बताइए, साउथ इंडियन बैंक आज प्लस करना चाहता हूँ मैं। सो साउथ इंडियन बैंक की बात करें हम तो रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसके चलते स्टॉक इंटरडे चार्ट्स के हिसाब से तो डेफिनेटली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। और कल 3 दिन से जिस तरह के मूव आ रहे हैं, स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रहा है। 2 दिन से उसने उसके ऊपर क्लोज भी दिया है, तो यहाँ पे भी जब तक ये स्टॉक 29 के ऊपर है डेफिनेटली ये ब्रेकआउट कंसीडर हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। आप 3-4 दिन का नजरिया रखें, ऊपर में डेफिनेटली 32-33 तक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। नीचे में 2750 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में 32 तक के टारगेट आप साउथ इंडियन बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30 रुपए के टारगेट आप साउथ इंडियन बैंक में उम्मीद करके चल सकते हैं। एक और दिग्गज एक्सपर्ट मितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से। सर बताइए क्या खरीदना है आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और सारे दर्शकों को गुड मॉर्निंग। 3 स्टॉक्स हैं जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं ये वीक, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक री रेटिंग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव आने वाले दिनों में आएगा। सबसे पहला स्टॉक जो है इसमें वो है तत्वचिंतन। अगर आप पैटर्न देखो तो बहुत ही स्टीफ रेजिस्टेंस के बाद 3 दिन से हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सिस्टम और मैंने कंफर्म किया है कि 1180 के ऊपर 1180 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है स्टॉक्स में, और यहाँ पे 1150 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को लिया जा सकता है। पहला टारगेट रहेगा 1350 1350, दूसरा टारगेट रहेगा 1400। यही श्रृंखला में सेम चार्ट पैटर्न सेम ब्रेकआउट दूसरा स्टॉक का नाम है टाइड वाटर। टाइड वाटर में 1400 से 1550 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है और 1580 के ऊपर एक कंफर्मेशन हुआ है सिस्टम और मेथड के द्वारा। तो टाइड वाटर में 1609 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1480। पहला टारगेट रहेगा 1800, दूसरा टारगेट रहेगा 1950 का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेयर ब्रेकआउट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पाया गया है टाइड वाटर में। और लास्ट स्टॉक जो है वो है इन्फीबीम। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 37 रुपीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है, तो इन्फीबीम में 38.70 पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 35, पहला टारगेट रहेगा 42, दूसरा टारगेट रहेगा 45 का। 45 रुपए के टारगेट। तत्व चिंतन फार्मा दूसरा शेयर है जहां पर हमने कल 6% के आसपास की बढ़िया तेजी देखी और काफ़ी दिनों बाद हम देख रहे हैं कि हमारे किसी एक्सपर्ट के रडार पर आया है। और इसके अलावा टाइड वाटर, इसको भी खरीदने की सलाह है मितेश जी की तरफ से। तो 3 के 3 बाई कॉल, और सारे के सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे आज आए हैं, इसके पहले भी आपको देवांग जी की तरफ से, किरण जी, अवनी जी की तरफ से 6 शेयर टोटल आपको खरीदारी वाले मिल गए, और 3 ये जोड़ लीजिए, 9 के 9 स्ट्रांग बाई कॉल्स आपके लिए। अब हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। एक बार जरा स्टॉक्स न्यूज़ की जो लिस्ट है उसको फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ नई चीज़ें भी जोड़ लेते हैं और 9 के नौरत्न के साथ स्वागत करेंगे। शरद बताइए आज कौन से शेयर है फोकस में? जी बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट सबसे पहले फोकस में रहेगा। शानदार चौथे तिमाही के अपडेट देखने मिले हैं। रेवेन्यू भी 20% के ऊपर आया है और जो स्टोर एडिशन है वो अनुमान से बेहतर आए हैं। लगभग 24 स्टोर्स जो है आए हैं इस क्वार्टर में। आरबीएल बैंक के बारे में बात करें तो एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों में ही अच्छी इंप्रूवमेंट आई है और कासा में भी इंप्रूवमेंट आया है। पूना वाला फिनकॉर्प हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। चौथे तिमाही के अगर आप ऑपरेशनल नतीजे बताएं तो टोटल डिस्बर्समेंट सबसे ज़्यादा तिमाही के जो है अमाउंट्स में देखने मिले हैं और एयूएम में भी ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ देखने मिला है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पे भी एडवांसेस डिपॉजिट्स में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। कासा के आंकड़ों में भी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। हमारा पांचवा स्टॉक रहेगा वोडाफोन आइडिया। 6 अप्रैल को अहम बोर्ड मीट है जहां पे जो है प्रपोजल रहने वाली है, जो कन्वर्टेबल शेयर्स होती है उसको प्रेफरेंस बेसिस पे लाने के लिए प्रमोटर्स को एलोकेट हो सकते हैं लगभग 2000 करोड़ रुपए के शेयर्स। और इम्पोर्टेंटली उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का टोटल फंड रेज है जो कल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था मार्केट आज के पहले। ब्लू स्टार में नेगेटिव डेवलपमेंट है। उनकी जेवी पार्टनर WJ टावल
के साथ लगभग 224 करोड़ रुपए का जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का जो है दावा किया गया है, तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। और इसके अलावा एक टैक्स डिमांड भी आया है। जी पावर की बात करते हैं तो ऑफकोर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक फोकस में इसीलिए था क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, और आज जो है जेपी वेंचर्स से, जयप्रकाश पावर वेंचर्स से लगभग 2 बड़े ऑर्डर्स आए हैं जिसका कुल वैल्यू लगभग 800 करोड़ का आता है, तो उसके कारण आज स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकती है। हमने तो बता दिए 7 स्टॉक्स आपको, लेकिन हमारा जो 8वां स्टॉक है वो है आपका बिग बोल्ड ब्रोकरेज। उसमें प्रिंस पाइप्स फोकस में रहने वाला है। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया है, उन्होंने इनिशिएट बाई किया है, लक्ष्य रखा है लगभग 720 रुपये प्रति शेयर, और उनका कहना है कि जो रियल एस्टेट अपसाइकल हो रहा है उसके कारण पाइप्स और एंसिलरीज बिल्डिंग मटेरियल्स में उनका ये प्रेफर्ड पिक हो जाता है। रियल एस्टेट की जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट वैल्यू है वो 14% के CAGR का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है अगले 3 साल में, और प्रॉफिट पूल में भी 17% का ग्रोथ का अनुमान है। अब इम्पॉर्टेंटली हमारा जो आखिरी स्टॉक है जो फोकस में रहेगा वो है आरती ड्रग्स। ये हमारा खबर सेगमेंट है, और यहाँ पे जो है खबर आ रही है कि जो उनकी जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंटी डायबिटिक ड्रग्स को देखने मिल सकता है, वो कंप्लीट हो सकती है अगले 3 महीने में। और एनालिस्ट का मानना है कि जैसे ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, वैसे मार्जिन्स और रेवेन्यू में जो है एक अच्छी कंट्रीब्यूशन देखने मिलेगी। और इसके अलावा कंपनी प्लान भी कर रही है कि वो नए प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में लॉन्च करें, तो उसके कारण जो है आरती ड्रग्स को अपने रडार में रखिएगा। तो ये 9 स्टॉक्स है जो हमारे 9 के नवरत्न में जो आपको फोकस में रखना है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये 9 के 9 शेयर आज आपके फोकस में रहने चाहिए, और हम रोज देखते हैं कि इनमें एक्शन भी होता है। पूरा का पूरा ये कैप्सूल जहां पर ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी कैप्चर हो जाते हैं, तमाम बड़ी खबरें भी आ जाती हैं, बिजनेस अपडेट जो आते हैं उसको भी हम शामिल कर लेते हैं 9 के 9 रत्न में। अब एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन शेयरों पर हम व्यू तो लेंगे ही, लेकिन पहले प्रशांत सावंत को जोड़ लेते हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, शुरुआत कर लेते हैं आपकी ट्रेडिंग कॉल से। कौन से शेयर हैं आज आपकी तरफ से? पहले तो यहाँ पे 2 पिक्स होंगे। जो फर्स्ट पिक है वो होगी हेवल्स। हेवल्स पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1520 1520 स्पॉट, और टारगेट रखेंगे 1610 1620 तक। और नेक्स्ट पिक होगी टाटा पावर। यहाँ एक ब्रेकआउट के लेवल पे है तो थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखेंगे 405 और टारगेट 425 430 के रेंज। ठीक है, हेवल्स और टाटा पावर, ये 2 शेयर। हेवल्स में हमने देखी थी तेज़ी, परसों भी बनी थी, कल भी थोड़ी थोड़ी तेज़ी बनी थी, और जो भी गर्मी की थीम से जुड़े हुए शेयर है ना, वहाँ पर आपको तेज़ी दिखेगी। हेवल्स में थोड़ा सा एक लॉयड का बिजनेस है एसी वाला, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। टाटा पावर पर भी हमारे कल एक्सपर्ट्स बुलिश थे, और आज भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रशांत जी की तरफ से बाय कॉल टाटा पावर को लेकर, और दूसरा शेयर है हेवल्स। एक शेयर अवनी जी आपसे जानना चाहेंगे, वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उसका जो बिजनेस अपडेट है ना, बड़ा तगड़ा लग रहा है। आप जरा शेयर को चेक करके बताइए, क्योंकि डिसबर्समेंट में 36% का उछाल है। अगर हम ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 41% का उछाल है। डिपॉजिट 50% बढ़ा है। कासा रेशियो में भी हम देख रहे हैं कि 1.5% का उछाल है, और 20% के ऊपर निकल गया है। तो हर पैरामीटर पर एक स्ट्रांग बिजनेस अपडेट्स हैं। शेयर आपको कैसा लग रहा है फिलहाल? ये जी, ये टेक्निकली एक रिवर्सल कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ से इसने 156 के सपोर्ट पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया है, और यहाँ से अभी ये ऊपर कल का जो मूव था वो काफी एनकरेजिंग मूव है। ये अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है अराउंड 173 के आसपास अगर ये निकल पाता है स्टॉक, तो एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है ऊपर 199 तक। तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए, नीचे एडिशन भी करना है। तो ये करंट अच्छा मौका है निवेश करने का। 156 का स्टॉप लॉस रहेगा, 199 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 199 रुपए का टारगेट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। आप देखिए 179 रुपए पर फिलहाल ये शेयर पहुंच गया है। अच्छी शुरुआत के भी संकेत हैं, और पिछले 6-7 सत्र से ना एक लगातार रेंज में रहा था सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन आज वो रेंज का ब्रेकआउट करने के लिए शेयर ये तैयार है, और टारगेट और ऊपर के 199 रुपए के। लेकिन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के संकेत हैं, और निफ्टी 157 अंक ऊपर जाकर सेटल हुआ है। तो एक बढ़िया स्ट्रांग ओपनिंग होगी। 22,600 के करीब की निफ्टी बैंक की बात करें तो 461 अंक ऊपर। डिपे गैप के साथ खुल रहा है, एक यही निराशा वाली चीज होगी, अदरवाइज तो बाकी सब ठीक ही लग रहा है।
क्या करना चाहिए बाजार में आज? जबरदस्त ओपनिंग है और मैं बोलूँगा इसका सारा क्रेडिट, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, HDFC बैंक को दूंगा। HDFC बैंक के जैसे बिजनेस अपडेट के नंबर आए, आप देखिए वो शेयर भी अपने आप में 1.5% गैप के साथ खुल रहा है। तो 1.5% HDFC अगर गैप के साथ खुलता 1500 के ऊपर आ गया तो बैंक निफ्टी का स्वाभाविक है आना। बस एक ही मलाल रह गया कि आपकी आंखों के सामने वो 47,800 और 48,000 पार नहीं हुआ। और टिपिकली मार्केट करता भी ऐसे ही है, जहाँ पे पोजीशनिंग बहुत हैवी होती है ना, उसको सामने सामने नहीं तोड़ता, उसको गैप के साथ तोड़ता है। और जब वो गैप के साथ तोड़ता है तो फिर ड्रैग करता जाता है। खैर, आप जहाँ पर आज ओपन कर रहे हैं वो सारी के सारी रेंज रेजिस्टेंस रेंज है। एक्चुअली मैं इसको हिंदी टर्म में बोलूँ तो वो दुश्मनों का इलाका है, जहाँ पर आप आज घुसपैठ कर रहे हो। अगर एक बार घुसपैठ सक्सेसफुल हो गई, यानी कि आपने वहाँ पे किला फतह कर लिया, तो आप यकीन मानेगा कि आप इसी वीक में ही आप बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखेंगे, 48,500 के ऊपर आ जाएगा। इसी वीक की कह रहा हूँ, और इसी वीक का मतलब मैं सिर्फ आज और कल की बात बोल रहा हूँ। इसी वीक के अंदर ही, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीक हो सकता है आ जाए। खैर, अगर आप आज गैप के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो पुराने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया लेवल्स हैं। आप अपने प्रॉफिट्स बुक करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। आप 550 से 600 वाली रेंज में खोल रहे हो, आप बैंक निफ्टी 48,000 खोल रहे हो। हमारा दूसरा टारगेट था 48,000 का, जो कि बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। इसलिए नए वालों को अभी थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। आप इतने महंगे पे मत आना, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन पे आप खुल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास सारा माल आता जाए और लोग खाली करते जाएं। तो इसलिए नए वालों के लिए तो बिल्कुल अभी थोड़ा दिक्कत है आज के दिन, लेकिन आप पुराने वाले के लिए एंजॉय करने का, दिवाली मनाने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी भी पूरी रंगत में, पूरे शबाब में है, और साथ ही साथ HDFC बैंक उसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। कुल मिला के सारा सेटअप हमें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इसके अंदर। और ये बात हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं कि कृपा करके शॉर्ट ना करें। कृपानाथ, आप जब भी नीचे आए तो बाइंग ऑन डिप्स करना, सिर्फ पोजीशंस को होल्ड करना। मार्केट ज़रूर आपको रिवॉर्ड देगा। हमें अच्छा लग रहा है देख के। बस हमारी एक ही वो रह रही है कमी, वो ये है कि जो नए लोग आना चाहते थे, मार्केट उसको मौका ही नहीं दे रहा। कल हमसे भी 20 पॉइंट से निफ्टी छूट गई, लेकिन हमने बैंक निफ्टी कल ही हमने प्लस कर लिया था, और आपके सामने कह के आपके सामने प्लस किया कि देखिए 47,300 के आसपास आप एक राउंड की बाय ज़रूर करो, नहीं तो थोड़ा और डिप की वेट कर जाना, फिर बाय करना। अब आप कल और आज का प्रॉफिट देख लीजिए, आपके सामने 700 पॉइंट सिर्फ हमको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल गए हैं। तो ये मार्केट की खूबसूरती है, ये इसकी बेहतरपन है। लेवल के साथ एंट्री, लेवल के साथ एग्जिट करें, मार्केट का मोमेंटम आपके काम आ सकता है। खैर, आगे बढ़ें। अब क्योंकि ओपनिंग ही होने जा रही है, मैं आपको और भी जरा शेयर्स बता देता हूं जो बाजार के अंदर आज कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे, यानी कि मार्केट के आज के टॉप गेनर्स बनेंगे। पहले मैं जरा कुछ 50 वाले शेयर्स पे आता हूं, निफ्टी 50 के। हिंडाल्को बढ़िया ऊपर खुल रहा है। देखिए, मेटल्स के अंदर जो तेज़ी आई है ना, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। इसी वजह से 2-2 शेयरों को बैन में भी जाना पड़ रहा है। आप कोई भी काम कीजिए मेटल में, कोई मनाही नहीं है। आज हिंडाल्को की ट्रेड बताता हूँ, दिवांग शाह का ट्रेड है आज का हिंडाल्को, और 2.5% गैप के साथ खुल रहा है। 590 का तो खुल ही रहा है। एक बार दिवांग की अगर वो प्लेट है आपके पास ट्रेडिंग कॉल वाली, तो एक बार उसका जरा दिखा सकते हो, तो उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस लिखा होगा वापस से, तो एक बार जरा वो दिखा सकते हो तो ज़रूर दिखाना। दिवांग का आज का कॉल था। दूसरा HDFC बैंक हमने आपको नोटिस करवाया। टाटा कंज्यूमर्स 1% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर, ONGC 1% ऊपर क्रूड की वजह से। तो ये सभी शेयर्स बढ़कर है। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आज एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो लाल निशान में खुल रहा हो। एक सिंगल शेयर अभी तक ऐसा नहीं है जो लाल निशान में खुल रहा है। और निफ्टी के 50 शेयर्स हरे निशान में खुल रहे हैं और बढ़िया गैप के साथ खुल रहे हैं। अब मैं आता हूँ जरा नेक्स्ट 50 वाले लेवल्स पे, और वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे पोजीशन क्या है। वेदांता ऊपर, हिंडाल्को ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डी मार्ट ऊपर, इसका बिजनेस अपडेट आया हुआ था। ठीक, इसके अलावा अडानी पावर, HDFC बैंक ऑलरेडी आपको नोटिस करा दिया। अब मैं नेक्स्ट 50 वाले हिस्से में देखूंगा ना, थोड़ा ICICI प्रूडेंशियल और जायडस लाइफ साइंसेज हैं। इन दोनों का नेचर एक हेज शेयर्स का है। ठीक, तो हेज वाले काउंटर्स पीछे हटे हुए हैं, और बढ़िया वाले काउंटर्स यानी कि जो एग्रेसिव बीटा, हाई बीटा वाले काउंटर्स हैं, वो सामने आपके आए हुए हैं। इसके अलावा आज जो साल का हाई लगाएगा ABB, PNB, कैनरा बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये सब के सब आज साल का हाई टेस्ट भी कर देंगे। मार्केट की ओपनिंग हो रही है 3 सेकंड बाद, बढ़िया एडवांस डिक्लाइन, बढ़िया लेवल के साथ मार्केट ने ओपन किया। 1600 शेयर ऊपर दिखाए, 167 शेयरों के पॉइंट्स की अभी तक आपको बढ़त दिख गई है। हम 22,550, 650 वाली रेंज में हैं, यहाँ पर जिसको जो करना है सो करे, लेकिन फिलहाल अभी लॉन्ग करने के थोड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और हाथ बदला ज़रूर होगा। और अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे
तो ये बढ़िया 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई यानी फिर से नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहा है। आप देखिए ना, सिर्फ 10 दिन हुए हैं, इस 10 दिन के पैटर्न में तीसरी बार ऐसा है जब निफ्टी को ऑल टाइम हाई के आसपास आके खुला, सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई पे आ गया। बैंक निफ्टी में आप देखो क्या ज़बरदस्त मूव है और देखते देखते HDFC बैंक 2% ऊपर हो गया। ये 1520-30 की रेंज को पार कर सकता है। आज ही हमने अवनी से कॉल प्लस करवाई थी आपसे, सुबह सुबह आपको ध्यान होगा 1500 स्ट्राइक की कॉल प्लस हुई थी और वो 23 से 25 रुपये में थी। 42 रुपये का टारगेट है। अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी एक ये बताता है कॉन्फिडेंस कि आपको शेयर्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत बढ़िया होना चाहिए। आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जो आज मार्केट में अपना दिन बना रहे हैं या फिर रंगत उसमें है। ऑलरेडी मैंने आपको ONGC, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील भी बता दिया है। HDFC के अलावा इन सभी शेयर्स में आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और शेयर आपको मैं नोटिस करवाता हूँ, एक बार ज़रा स्क्रीन दिखाइए, हिंडाल्को दिखाइए स्क्रीन पर, वेदांता दिखाइए, डी मार्ट दिखाइए, ये सभी शेयर्स दिखाइए, PNB भी दिखाना है एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप शेयर्स। इसके अलावा जो शेयर है आइडिया, वोडाफोन आइडिया दिखाइए, कफोर्ज दिखाइए। और कफोर्ज कल हमने डिस्कस किया था, शायद हमारे 12 बजे के शो के अंदर था ये कफोर्ज। अब आप देखो 148 पॉइंट आपको बढ़त के साथ दिख रहे होंगे। 1800 शेयर अभी भी एडवांसेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसका मतलब बाजार ने ग्रिप बना लिया। ये जो गैप दिया है ना, ये मंदी वालों को जो सफोकेशन कर देगा कि भाई हम तो खड़े थे ऊपर, हमको तो गैप से ट्रैप कर रहा है मार्केट। और इसलिए कह रहा हूँ आप थोड़ी देर और वेट करो, एक बार 650 की रेंज पार हो गई तो फिर आप देखना अब आप नए शिखर की तरफ बढ़ जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसी मंथ में अप्रैल में 23,000 के दर्शन भी कर लो और कोई बड़ी बात नहीं है 50,000 आपको बैंक निफ्टी भी दिख जाए। ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ। और जो शेयर चल रहे हैं उसमें KEC को ऑर्डर मिला था, वो शेयर भी ऊपर है। टाटा इन्वेस्टमेंट्स आज फिर से अपर सर्किट पे है। हिंदुस्तान कॉपर, नालको, ये दो ऐसे शेयर्स और हैं मेटल्स के जहां पर आज मजबूती है। हिंद कॉपर में तो आपको पता है एक सर्किट पे लगा हुआ है, और माफ की सर्किट कह रहा हूँ, बैन लगा हुआ है, तो ये शेयर आपको आज नोटिस करवा रहा हूँ मैं। एक IEX का शेयर मैंने आपको नोटिस कराया था कि इसका बेस बना हुआ है। कल हमने वैशाली से भी पता किया था, आज दिवांग से भी पता किया हुआ है। ये शेयर भी आपके लिस्ट में होना चाहिए, ये अच्छा ट्रेडिंग का शेयर है। कुल मिला के मार्केट का सारा सेटअप हमको तो ठीक दिखा। सेक्टोरियल चर्निंग मिल रही है, बढ़िया शेयर आगे हैं। इंडिया विक्स 1% और टूटा हुआ है, इससे ज़्यादा आप टूट नहीं पाएगा। इसलिए जिनको हाथ बदला करना है वो ज़रूर एक बार हाथ बदला करें। ये हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया। अभिषेक, बेहतरीन स्टार्ट आज बाजार की और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। और कहां पर फ्रॉथ चला गया, ये तो अब फिर से सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स जो है निकल गया है 50,000 के पार पहली बार। तो ये बाजार की एक प्रमुख हाईलाइट। फिर से वो प्रश्न आने शुरू होंगे कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप फिर से महंगे हो गए हैं, क्या वहाँ पर फिर से थोड़े से वैल्यूएशन को लेकर बबल बन रहा है। ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आज की कहानी ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको चौतरफा आज के सत्र में हरियाली दिखेगी। और निफ्टी के 50 में से सिर्फ 5 शेयर आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। HDFC बैंक निश्चित तौर पर लीड कर रहा है। लेकिन अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, आप खबरों वाले शेयर आज डोमिनेट कर रहे हैं। जी पावर इंडिया में एक बड़ा ऑर्डर आया था, शेयर है करीब 10% ऊपर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब 7% के आसपास की तेजी है। और यहाँ पर बिजनेस अपडेट बहुत ही स्ट्रांग आए थे और ये हमने हाईलाइट करके आपके लिए बताया भी था। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल को बड़ा ऑर्डर, शेयर करीब 5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। अगर हम वायदा वाले शेयरों की बात करें तो वेदांता में है करीब 4% के आसपास की तेजी। एल्यूमिना रिफाइनिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है, इसका फायदा मिल रहा है। इसके अलावा RBL बैंक स्ट्रांग बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर भी आए थे और शेयर में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है। और मेटल स्टॉक्स का जो मूड है कल की अच्छी तेजी के बाद आज फिर से वो कंटिन्यू हो रहा है। हम देख रहे हैं कि नालको में, हिंद कॉपर में, हिंडाल्को में, ये तमाम शेयर आज फिर से 2-2.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन HDFC बैंक है आज का लीडर और पावर में साथ मिल रहा है NTPC का और पावर ग्रिड का। तो रिकॉर्ड ऊंचाई अभी भी 146 अंकों पर है। 22,580 के आसपास निफ्टी कारोबार। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,100 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। 500 अंकों की जबरदस्त तेजी आज हम देख रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। 1851 शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले सिर्फ 225 शेयर इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। और सेम पैटर्न आपको FNO में भी दिखेगा। 137 शेयर ऊपर है और 44 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको इस वक्त दिखेंगे। तो रिकॉर्ड ऊंचाई निफ्टी पर, सेंसेक्स पर। इंतजार है निफ्टी बैंक का कि निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड ऊंचाई कब आता है।
अगर यही चाल रही तो शायद 2-3 सत्र में हम देख भी लेंगे। अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और अब उनसे ये समझ लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स आपके लिए क्या बन रहे हैं। ओपनिंग ट्रेड्स किरण जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए कौन से शेयरों पर आपका कन्विक्शन है, क्या आपने खोजा अभी? सो ओवरऑल जिस तरह से पावर और मेटल के स्टॉक्स चल रहे हैं, हमने हिंदुस्तान जिंक सुबह डिस्कस किया था, गैप अप ओपनिंग के साथ ट्रेड कर रहा है। अब पावर में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पावर कंटिन्यू रह सकता है। जैसे आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख रहे हो, जो हमने डिस्कस किया था आगे, इवन अदानी पावर। तो टाटा पावर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कैचअप रैली यहाँ से दे सकता है, तो टाटा पावर में आप ध्यान रखिए। लास्ट हमने ट्यूसडे को दिन भी ये डिस्कस किया था, 410 के आसपास, अभी 418 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट 415 तक आती है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 410 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे डेफिनेटली आप 440 तक की रेंज 1-2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो टाटा पावर हमारा इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के हिसाब से 1-2 दिन के होल्डिंग के हिसाब से लॉन्ग रहेगा 410 के स्टॉप लॉस के साथ। 410 रुपए का स्टॉप लॉस, 440 रुपए का टारगेट। टाटा पावर प्रशांत जी की भी लिस्ट में है, उन्होंने भी इसको खरीदने की सलाह दी थी मार्केट खोलने से जस्ट पहले। टाटा पावर चल भी रहा है, 417-18 रुपए का आपको भाव दिखेगा, 1.5% तेजी है, लेकिन ये तेजी यही नहीं रुकेगी। 1 से 2 सत्र और दीजिए, आपको 440 रुपए के ये लक्ष्य दिखाएगा। अवनी जी, आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है, आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? जी मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस ने पिछले 4 दिन का जो हाई था वो भी आज क्रॉस कर लिया है और उसके ऊपर ही खुला है। थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो अभी 7320 का रेट चल रहा है, यहाँ पे हम इसमें निवेश कर सकते हैं। कल का जो लो है सब 7186, तो हम 7185 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 7700। 7,700 रुपए, 7,325 के आसपास है, यानी कि अभी भी 375 रुपए की गुंजाइश बजाज फाइनेंस के शेयर में आपके लिए बनेगी। मितेश जी, आपका शेयर कौन सा है सर ओपनिंग ट्रेड का? मितेश जी, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ, यस। जो मेरा ओपनिंग शेयर है वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट 780 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, 784 अभी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से बिरला सॉफ्ट को आज इंट्राडे के लिए लेना चाहिए। 770 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। पहला टारगेट आज के दिन के लिए 800, दूसरा टारगेट 810। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव आज के दिन में बिरला सॉफ्ट दिखाएगा। बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाएगा, 780 पर फिलहाल है, 800 और 810 के टारगेट के लिए। ये शेयर बाजार खुलने से पहले आपको अवनी जी ने भी सुझाया था बिरला सॉफ्ट का, तो इस पर एक्सपर्ट का कन्विक्शन। तो टाटा पावर और बिरला सॉफ्ट बैक टू बैक दो ऐसे स्टॉक मिले जिस पर ऑलरेडी हमारा एक्सपर्ट बुलिश है, तो कन्विक्शन इन शेयरों पर बढ़ता जा रहा है। अब आखिर में चलेंगे प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी बताइए, आपका शेयर कौन सा है ओपनिंग ट्रेड के लिए? अभिषेक जी, मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है जो सस्टेन कर रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 635 स्पॉट 635। टारगेट मेरा होगा 675, 675 से लेके 680 के आसपास। ठीक है, LIC हाउसिंग 680 का यहां पर आपके लिए टारगेट LIC हाउसिंग में। बढ़िया है। देवांग जी, आपका शेयर कौन सा है ओपनिंग ट्रेड के लिए? ठीक है, ठीक है, चलिए ये समझ लेते हैं। मयूरेश जी के पास चलते हैं और उनसे ये समझते हैं। एक बार फिर से हम जरा व्यू लेते हैं पावर स्टॉक्स पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्लेवर में रहेंगे। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, IMD की तरफ से अनुमान आ गया है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ेगी, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स तो फोकस में रहेंगे ही, AC वाली, कूलर वाली कंपनियां, पंखे वाली, आइसक्रीम वाली, लेकिन पावर वाले शेयर ज़रूर फोकस में रहेंगे। मयूरेश जी, आज हम देखें कि NTPC पावर ग्रिड में आज हम अच्छी मजबूती है भी, आप कैसे देख रहे हैं इस सेगमेंट को? और स्पेशली अगर हम गर्मियों के हिसाब से पूछें तो आपके लिस्ट में कौन सा शेयर होगा, आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? तो आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक जो पावर डिमांड का कोरिलेशन है GDP के साथ 0.9 से 1.1 की तरफ बढ़ रहा है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो इवन हायर, क्योंकि जैसे पावर डिमांड बढ़ रही है अक्रॉस द कंट्री, और ये जस्ट हीट वेव अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 या 2 महीनों की, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी। तो जो जितने बिलियन यूनिट्स पर मंथ है
140 150 बिलियन यूनिट्स पीक समर सीजन में 70 180 190 की तरफ भी निकल जाते हैं। ऑब्वियसली जो रिन्यूएबल्स की तरफ झुकाव है सरकार का, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग अराउंड 250 260 गीगावाट्स कैपेसिटी के हिसाब से अगले 2 वर्षों में और 2030 तक 500 गीगावाट। तो आई थिंक जो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है पावर सेगमेंट में और जो डिमांड फैक्टर्स हैं, आई थिंक ये ट्रिगर्स बन के बरकरार है। हैविंग सेड दैट, जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में जो ईपीएस आरएस रेटिंग स्ट्रांग है, लीडरशिप पोजीशंस है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और जो कैंसलिम का कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करता है, मुझे लगता है जिनके पास स्टॉक्स लाइक टाटा पावर है एज एन एग्जांपल, देयर कैन बी ह्यूज रनअवे ग्रोथ नॉट जस्ट फ्रॉम कोर पावर बट जो रिन्यूएबल्स की ग्रोथ आ सकती है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सोलर एज एन एग्जांपल, जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज आएंगी दैट विल ऑल बी इन रिन्यूएबल्स जहाँ पे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ आने की उम्मीद है। मुंद्रा जैसे उनके जो प्लांट्स है वहाँ पे आई थिंक जो एक लॉस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओडिशा डिस्कॉम्स हैव आल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग रिलेटिवली बेटर और ईवी चार्जिंग, ईवी इकोसिस्टम, ये सारी चीजें आई थिंक सपोर्टिव भी रहेंगी। सिमिलरली फॉर जेएसडब्ल्यू एनर्जी एज एन एग्जांपल, राइट, जो कैपेसिटी आज के तारीख में और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज पे इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज ऐड होंगी renewables की at the capex that they are doing without having too much of leverage on the balance sheet, शायद सपोर्टिव रहेगा ओवरऑल मैकेनिज्म के लिए। ऑफटेक तो आना ही है, जैसे मैंने कहा डिमांड ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है और इसलिए जो जनरेटर्स हैं, ट्रांसमिटर्स हैं, दे कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। दूसरी जो इकोसिस्टम में जो ट्रांसमिशन वाली कंपनीज है या ईपीसी वाली कंपनीज है, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो जिनके पास आई थिंक ईपीसी प्लेयर्स, ये ईपीसी स्टॉक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे टेक्नो इलेक्ट्रिक, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इफ यू आर होल्डिंग यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग दैट, या अपार इंडस्ट्रीज अगर आपके पास, यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग। पूरी इकोसिस्टम में जो ये सपोर्ट करते हैं रिन्यूएबल्स को, स्पेसिफिकली अपार एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। टेक्नो इलेक्ट्रिक के लिए जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है पूरी एंटायर थीम रहेगी, जो अगले 2 सालों में 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट साइज है, जो सबस्टेशंस आने वाले हैं, expectations in terms of data centers coming up as well. So I think अगर आप broader themes देखें तो मुझे लगता है I think there is a lot to play with. तो अगर selectively ये stocks हैं ancillary space में, core distribution generation space में, and you are holding these stocks, you continue holding them. Okay, structural theme शायद ये segment के लिए। ठीक है, डन। तो मोटा मोटी आपको व्यू पॉइंट मिल गया। मैं ज़रा स्पीड से कुछ और क्वेश्चंस तो आपके सामने रखता हूँ। 106 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने जो गैप दिखाया 48,000, उसको भी मेंटेन भी रखे हुए है, ये अच्छा साइन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पॉइंट्स में और परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा बढ़त तो नहीं है, बट हाँ फिर भी काम करेगा। आज एक्चुअली में दिन है बैंक्स का, और जैसे मैं आपको कह रहा था कि बैंक के पास एक रिवेंज फीलिंग है, वो उन्होंने कल ही सिग्नल देना शुरू कर दिए थे। कल आप देखो ना, कल सारे सरकारी बैंक तेज़ थे। आज भी अगर आप देखो, कोई भी बैंक उठा के देख लो आप, आपको ज़्यादातर बैंक्स तेज़ दिखेंगे। और मैं एक मोटा मोटी डाटा भी आपके सामने रखता हूँ कि बैंक निफ्टी के इस समय 12 में से इनफैक्ट 8 शेयर तेज़ हैं। दिखाइए स्क्रीन पर जरा। HDFC, एक्सिस बैंक, AU बैंक, PNB, SBI, फेडरल, ये सब के सब तेज़ आपको दिखेंगे। बंधन, सिटी यूनियन, ये सब के सब दिखा दीजिए। ये सब बढ़िया से आज ऊपर आके वापस से आपको दिन बनाते हुए दिख रहे हैं। 1-2 शेयर और हैं, जरा मैं पहले पता कर लेता हूँ शेयर्स के बारे में। अवंती फीड्स 2% ऊपर है। मितेश पंचाल जरा चेक कीजिए क्या करना चाहिए। अवंती फीड्स जल्दी से बताइएगा, फिर और शेयर्स भी हैं। नहीं, डेफिनेटली एक बहुत ही लंबी कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर आया है ये शेयर, और यही श्रृंखला में अगर आपको दूसरा शेयर भी देखना हो तो है वो कावेरी सीड्स। ये दोनों की चार्ट पैटर्न सेम है। अवंती की पहले बात कर लेते हैं। 520 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, और ये जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद आया है। तो हमारे हिसाब से एक नई री रेटिंग है स्टॉक्स में, जहां पे 580 620 के नए टारगेट्स आएंगे ये स्टॉक्स में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव रहेगा स्टॉक्स में। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर अवंती फीड्स और इवन कावेरी सीड्स भी खरीदना चाहिए, क्योंकि दोनों की चार्ट पैटर्न सेम है और बहुत लंबी अवधि के कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला। ठीक है, डन। अवंती फीड्स पे आपका हाँ हो गया सर, हमने बकायदा स्टैंप लगा दी। 520 का स्टॉप दे दिया, 520 का ब्रेकआउट है। आपके पास 10 रुपये का छोटा सा एक रिस्क है, और उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर और भी आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट डायल 900 रुपये का शेयर है, 2-2.5% ये शेयर ऊपर है। एक बार प्रशांत जरा आप इसको चेक करेंगे। जस्ट डायल, मेरा टारगेट 1000 रुपये का है, आ सकता है क्या? जी डिम्पी जी, 1000 का टारगेट आने के लिए इस स्टॉक का 920 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 920 क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए,
और फिर 895 के स्टॉप लॉस से एंटर कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 990-1000। ठीक है, एक और शेयर है अवनी भट्ट, जरा आप इसको चेक करना। असाही इंडिया ग्लास के नाम से कंपनी है, असाही इंडिया ग्लास। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, कांच बनाती है, शीशे बनाती है, अब रियल एस्टेट में भी काम करने लगी है काफ़ी। असाही इंडिया ग्लास के नाम से कंपनी है, 568 रुपये का, यस यही भला ही। जरा देख के बताएंगे अवनी इसमें क्या करना है। ओह ठीक है, एक काम करते हैं, किरण जानी से पता कर लेते हैं। किरण, एक बार जरा आप चेक करेंगे, असाही इंडिया ग्लास 568 रुपये का शेयर है। असाही इंडिया ग्लास की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और इंट्राडे के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो 560 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन है मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 550 का मेंटेन करना है, तो 550 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कीजिए, 600 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जरा आप इंडियन बैंक दिखाइए, इंडियन बैंक, खाली इंडियन बैंक होगा, 550 रुपये के आसपास का शेयर है। इस पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए प्रशांत, एक बार जरा चेक करेंगे। इंडियन बैंक प्लस करें, 3% ऊपर है। जी डिम्पी जी, यहाँ पे जो आज का प्रशांत हाई मिल बना गया है आपको इंडियन ओवर, बैंक जी जी डिम्पी, 543 का। जो आज का हाई बना है 550, ये एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि अब लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेल करे 540, जस्ट स्टॉप लॉस नीचे रखे। अगर और भी बिकवाली आती है आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मैं इस लेवल पे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। अगर ये 550 के ऊपर क्लोज हो तो हम इसको ऐड कर सकते हैं 575 टारगेट के लिए। तो फिलहाल वेट करना चाहिए और ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, आपसे ना मैंने इंडियन बैंक तो पता किया ही, आपका मेरे को बैंक भी याद है, आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिया था, एक तो उसका अपडेट दे दो। अभी बने रहना है ना, कल परसों आप दोनों दिन बता के गए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, बने रहना, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर प्रशांत जी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये 84-85 तक कंफर्टेबली जा सकता है। 76 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और ये पोजिशनल ट्रेड होगी। अगर ये 84-85 के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है और ऐड किया जा सकता है। पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस सब 80-81 में रख के आप नेक्स्ट टारगेट 90 भी रख सकते हो। तो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप ऐड करना होगा और स्टॉप लॉस को ऊपर लाना होगा। ठीक है, इस बीच मेरे साथ आदित्य अग्रवाल भी आ गए हैं, आप इसको होल्ड कर रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जो चीज़ ग्रिप में आ गई है उसको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है जब तक आप तेज़ी में बैठे हो, और आपके काम आएगा। आदित्य अग्रवाल भी मेरे जुड़ चुके हैं। आदित्य, मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बल्कि 3 ऑप्शंस आपके सामने, 3 चॉइसेस रखता हूं, उसमें से चुनाव करना है सिर्फ आपको एक का। जल्दी जल्दी देखिएगा सारे के सारे चार्ट। पहला है एयू बैंक, दूसरा है बंधन बैंक, तीसरा है आरबीएल बैंक। इन तीनों बैंकों में से कोई एक में पोजीशन लूंगा। तीनों का नेचर मोटा मोटी एक जैसा है, एक जैसे चलते हैं, मैंने इनको काफ़ी बार ट्रैक किया। बंधन और एयू तो भाई भाई लगते हैं। एयू, बंधन, आरबीएल, तीनों का बताइए, तीनों का डेरिवेटिव डाटा तो ठीक बन रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं इन तीनों में। गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया डिम्पी। अगर मुझे कुछ एक बैंक पिक करना हो तो आरबीएल बैंक के साथ जाना चाहूँगा। उसमें मूव काफ़ी ज़्यादा बेटर और स्मूथ होता है। एयू और बंधन एक बड़े करेक्शन के बाद एक बाउंस बैक दे रहा है, तो कुड बी अ डेड कैट बाउंस, हम इसको कह सकते हैं। आरबीएल बैंक का चार्ट अगर हम उसके सामने देखें तो काफ़ी बेटर और काफ़ी स्मूथ है। ऊपर में रेजिस्टेंस ज़रूर लिया है स्टॉक आज 265 के आसपास। अगर 265 का जो रेजिस्टेंस है उसको निकालता है आरबीएल बैंक, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बड़ी तेजी आरबीएल बैंक में आ सकती है, और 300 का लक्ष्य यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आरबीएल बैंक में। तो करंट लेवल से भी खरीदारी करे 265 के ऊपर, और ऐड करे पोजीशन में 300 के लक्ष्य के लिए, और नीचे स्टॉप लॉस आप लगाए 250 का। सो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है आपके पास, और यहाँ से आपको आराम से 40 से 50 रुपए का अपसाइड देखने मिलेगा। ठीक है, ये निफ्टी के अंदर जो गिरावट है, गिरावट तो नहीं, मैं ऊपरी स्तर से जो बोलूँगा थोड़ा सा नीचे आया है। मैंने आपको बताया भी था ये हाथ बदला रेंज है, आप दुश्मनों के एरिया में ही लैंड कर रहे हो, 550, 650, और आपको करनी है घुसपैठ वहाँ पे, और आपने घुसपैठ तो की, लेकिन कितने सक्सेसफुल हो गए वो देखेंगे। इसलिए आपको वहाँ पे हाथ बदला करना चाहिए था। हमने तो नोटिस भी आपको करवाया था ये बात का, और देखिए खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं डंके की चोट पे। मार्केट मेरे कहे से नहीं चलता, मार्केट चलता है डाटा से। हम सिर्फ डाटा को पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपके सामने रख देते हैं। आपके फैसले होने चाहिए, और मेरे को नहीं पता था कि बाज़ार ऐसे भी होगा कि नीचे 120, 130, 140 पॉइंट तक दिखाएगा बढ़त, और उसके बाद अभी इसकी बढ़त सिर्फ 50 पॉइंट रह जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पे देखो। और शुरुआत में मैंने एक चीज़ आपको और नोटिस कराई थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी, कि आज वो चल नहीं रहा है। ठीक है, मेरे को ना 2 शेयर की सपोर्ट 100% चाहिए होती है कोई भी बड़े ब्रेकआउट्स के लिए।
बिना रिलायंस, बिना एचडीएफसी, दोनों बैंक और निफ्टी के लीडरशिप के बिना अब आगे बढ़ोगे कैसे? तो बस मेरी यही एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, और मेरे को पता था कि यहाँ पे आके कहीं ना कहीं आके थोड़ा हाथ बदला ज़रूर होगा, और हाथ बदला मेरे को दिख भी रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि बैंकिंग काउंटर्स के अंदर हमने 48,000 के ऊपर आके एक बार लेवल्स को दे दिया है, तो बहुत हद तक पोजीशन शॉर्ट कवरिंग की आएगी अभी, और भी देखते हैं अभी क्या होता है। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखता हूँ, और रुचित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका करते हैं स्वागत, और एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं। रुचि जी नमस्ते। कल अभी आप कह रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट है और बहुत ही बढ़िया तेजी आज हमने बाजार के अंदर गैप अप के तौर पर देखी है। सर बताइए, अब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे जागा है? जी वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डिम्पी जी, मार्केट पे व्यू तो अभी भी काफी कंस्ट्रक्टिव है। बस यही एक फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग तो हो जाती है, लेकिन पहले 15-20 मिनट या पहले आधे घंटे के बाद में जो फॉलो अप बाइंग आती है तो ही वो स्ट्रेंथ सस्टेन हो जाती है। तो वहां पे मेरी नजर रहेगी मार्केट के एनालिसिस के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज रहेंगी आज ऑप्शंस के लिए, वो एचडीएफसी बैंक में। सो आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था, और वो कंसोलिडेशन फेज में जो 1500 का लेवल था, वहां पे बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग पोजीशंस पिछले 2 महीने से हो रही थी। अब आज गैप अप के साथ में खुला, और जो कॉल राइटिंग की पोजीशन है उनकी पोजीशन अटक गई है। आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 1500 के कॉल ऑप्शन में अभी सुबह से पहले 15 मिनट में 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है वहां पे, और ये कम होने के बाद भी और 79 डेक्स का ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। यानी ये जो कॉल राइटर्स जिन्होंने ये पोजीशन बनाई है वो अनवाइंडिंग करना उन्होंने शुरुआत की है, बट उसके बावजूद भी काफी पोजीशंस राइटिंग की हुई अभी तक आउटस्टैंडिंग है। सो ये हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग आएगी आज, और इसीलिए एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे खरीदारी की सलाह है ऑप्शंस के थ्रू। 1520 का कॉल ऑप्शन लेकिन मेरी सलाह रहेगी खरीदारी करने के लिए। अभी 30 रुपए के आसपास, 28-29 के आसपास चल रहा है। 13 का स्टॉप लॉस रखे, उस पर 55 के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, 13 का स्टॉप लॉस है, वैसे 17 लगा हुआ था क्योंकि थोड़ा सा बाजार नीचे आया है। हम इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। स्टॉप लॉस हो गया 13, हमने लिख दिया आपके लिए। 28 रुपये में लेना था, पहले 31 लिखा तो इसको भी चेंज कर दिया। 28 रुपये का आपका है, लक्ष्य सेम रहेगा। 55 रुपये का टारगेट रखे आप, 13 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये प्रॉफिट और जो नुकसान है ना, थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे होंगी, आप इस पर मत जाइएगा, आप ऊपर की 2 लाइन्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये 1520 की स्ट्राइक पे दिया है रुचित ने भी, आपको ध्यान होगा। आप इससे पहले हमको अवनी भट्ट ने भी एक 1500 की स्ट्राइक की कॉल दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात सिर्फ यही रही उसके अंदर कि उस 1500 के स्ट्राइक का जो ओपन प्राइस है वो अवनी की टारगेट प्राइस के साथ था, वो था 44 रुपये का टारगेट था। आज का हाई उस कॉल का 44 रुपये बना हुआ है, अभी वो 40 रुपये के आसपास चल रही है। लेकिन अगर आपके पास कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मिस हो गया आपसे वो कॉल, तो फिर रुचित जैन की सिर्फ 20 पॉइंट के ऊपर की स्ट्राइक और है, 15-20 की, और ये भी एट द मनी है। यहाँ पे जहाँ पे खड़े हो वहाँ की कॉल है ये, तो 42 रुपये का टारगेट इसके अंदर भी आप रख लो। वो मिस हुआ तो मिस हुआ, इसके अंदर आप 17 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दो। 25 से 28 रुपये के बीच में आपको मिल जाए, आप प्लस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये एक ट्रेड भी मिल जाएगा। ठीक जी, तो ये एक सौदा हमने आपके सामने और रख दिया है जहाँ पर आप ट्रेड, तो 55 रुपये का टारगेट है, 13 का स्टॉप लॉस है, 28 रुपये का कॉल है। रुचित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एचडीएफसी पे कॉन्फिडेंस जगा है और 2-2.5% ऊपर है। आज मैं बोलूँगा सारा का सारा, अभिषेक हमसे पता कर रहे थे सुबह, तो हमने तो पहले ही बाजार के खुलने से पहले बोल दिया था कि मे बी क्रेडिट गोज टू एचडीएफसी बैंक, वही आज आपको दिन में लेके आएगा। जब बिजनेस अपडेट आया तो मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो गया था, और उसके बाद हमने आज की खूबसूरत एक बढ़त मार्केट के अंदर बनती हुई दिखी है। एक शेयर और पता कर लेता हूँ मैं, मेरे पास वो लास्ट शेयर होगा पता करने के लिए अभी। बढ़ने वाले शेयरों में से मैं कैटेगरी में से ही पता करता हूँ। एक शेयर है कफोर्ज, आज बिल्डअप अच्छा है, प्राइस एक्शन ठीक है। मितेश जी एक बार जरा चेक करना कफोर्ज का पे आपका सिस्टम और मेथड क्या कहता है। डेफिनेटली कम्फर्ट में एक बाइंग है, लेकिन हमारा जो रुझान है अभी बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड यही है कि 850 के ऊपर एक कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड मिलेगा, तो 5850 के लिए वेट करना चाहिए। 5850 के ऊपर अगर वीकली क्लोज देता है तो उसके बाद जो रेंज खुलेगी वो खुलेगी बिटवीन 6200 एंड 6500। तो हमारे हिसाब से वेट एंड वॉच। अबव 5850 ऑन अ वीकली बेसिस अगर बंद देता है तो डेफिनेटली इट्स अ बाय। ठीक है, कोफोर्ज को लेकर ये व्यू। बाजार की बात करें तो ऊपरी स्तरों से हमने आज रिकॉर्ड बनते हुए इसमें देखा है, लेकिन ऊपर से नीचे आया है। 22,619 का हाई बनाया है, फिलहाल 22,480 के आसपास है, यानी कि करीब करीब 125 अंक ऊपर से नीचे आकर कारोबार कर रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की जो तेजी है वो पूरी तरह बरकरार है, 2.5% के आसपास की मजबूती है। और पावर स्टॉक्स भी आज, पावर और मेटल
आज ये बाजार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की फहरिस्त थोड़ी थोड़ी सी लंबी हो गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन और कंज्यूमर फाइनेंस वाला जो खेमा है वहाँ पर थोड़ा सा डेंट लगा है। हम देख रहे हैं कि ब्रिटानिया आज भी कमज़ोर है। इसके अलावा अगर हम आईटी की बात करें तो एचसीएल टेक में कमज़ोरी है। इसके अलावा इंश्योरेंस वाले शेयर कमज़ोर हैं। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के शेयर में हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो शेयर क्या खूब चल रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस हमने आपको हाईलाइट करके बताया था, और इस वक्त ये शेयर है 12-13% ऊपर, 12-13% ऊपर 190 रुपये के आसपास जाकर ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपसे आदित्य जरा हम राय जानना चाहेंगे आरबीएल बैंक को लेकर, क्योंकि अपडेट्स यहां पर भी आए थे। शेयर है करीब 3% ऊपर। आरबीएल बैंक आपको कैसा लग रहा है और क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल, इनफैक्ट अभी डिम्पी से आरबीएल बैंक की चर्चा हो रही थी और आरबीएल बैंक डेफिनेटली अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे, और 265 का अगर रेजिस्टेंस निकालता है स्टॉक तो मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा इसमें एक तेजी आ सकती है। 300 तक का लक्ष्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे 250 का बहुत ही शानदार सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि आरबीएल बैंक, जितने भी छोटे बैंक्स हैं उन सब में एक अच्छी मोमेंटम है। आरबीएल बैंक देख ले, करूर वैसा बैंक देख ले, सिटी यूनियन बैंक देख ले, ये सभी बैंक्स में एक अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हो रही है और मुझे लग रहा है कंटिन्यू होना चाहिए। इनमें से डेफिनेटली अगर मुझे एक स्टॉक पिक करना हो और उसको ट्रेड करना हो आज के दिन पे, तो आरबीएल बैंक टॉप बेट रहेगा। टॉपिक रहेगा ये। कॉफी डे, प्रशांत आप जरा चेक कीजिए। कॉफी डे एंटरप्राइजेज बढ़िया तेजी है 5% के आसपास की। क्या ये तेजी आपको लगता है कि और एक्सटेंड हो सकती है यहां से? प्रशांत जी। जी अभिषेक जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कंफर्टेबली 62 तक के लेवल तक जा सकता है। इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी वो 62 के ऊपर सस्टेन करने पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि 60-62 के बीच एक गैप है। तो मुझे लग रहा है उसके ऊपर अगर क्लोज हो तो नेक्स्ट लेवल। तो फिलहाल आप 62 का टारगेट मान के सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करो, और वहां पे अगर कोई रेजिस्टेंस दिखे तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। फ्रेश बाइंग 62 क्लोजिंग के ऊपर करनी होगी। कॉफी डे को होल्ड करने की सलाह है। अब नितीश जी, टाटा पावर पर तो तमाम हमने आज बुलिश व्यू देखे। कई सारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे टाटा पावर पर, प्रशांत जी भी और किरण जी भी। आप जरा अडानी पावर चेक करके बताइए, क्योंकि लगातार अप मूव इस शेयर में भी है। 500 रुपए के स्तर से अब ये 625 रुपए का भाव इसका हो गया है। अडानी पावर कैसा लग रहा है आपको, और क्या मौजूदा स्तर से भी इसको लॉन्ग करना है? अगर 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 अदानी पावर को आप देखें तो कंसोलिडेशन फेज में था। 8 दिसंबर 2023 को जो हाई लगाया था 589, वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था ऑन अ वीकली बेसिस। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक में, ये करंट वीक में सॉरी, इसको क्रॉस किया है। स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो ब्रेकआउट आया है इतने महीनों के बाद, तो वो डेफिनेटली चेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आपका थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है इसलिए। सो 550 के स्टॉप लॉस से अगर लिया जाए करंट लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली अगले 1 से 3 महीने में अराउंड 680 टू 720 के टारगेट्स आ सकते हैं। तो डेफिनेटली अदानी पावर में खरीदारी करंट लेवल पर करनी चाहिए। अडानी पावर में आपको खरीदारी करनी चाहिए। अडानी पावर, कल हमारे एक्सपर्ट अंशुल जैन हमारे साथ थे, उन्होंने भी अडानी पावर को खरीदने की सलाह दी थी, और आज हम ये बेहतरीन तेजी देख भी रहे अडानी पावर में। एक्साइड, आप प्रशांत जी चेक कीजिए, एक्साइड कैसा लग रहा है आपको? क्या एक्साइटमेंट और बढ़ेगी इसमें तेजी की? तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे लग रहा है कि एक जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 325-30 के आसपास है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स जो है वो 330 के टारगेट के लिए बने रहे। अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो आपका टारगेट 330 होगा, और स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन 316 होगा, और वो हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 330 के ऊपर क्लोज होने पे इस स्टॉक में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आएगा, जो करीबन 340-45 तक भी इसको ले जा सकता है। एक चीज़ आपको और बता दें, कल हमने एक और आपके सामने शेयर रखा था, वो था एसबीसी एक्सपोर्ट्स। आज भी करीब 4% ऊपर है। मार्केट भले ऊपर नीचे कहीं भी करे और वो आपको दिखेगा धीरे धीरे। देखिए निफ्टी के अंदर सारी बढ़त एसबीसी एक्सपोर्ट्स, एक बार दिखाइएगा जरा, हाँ, वो करीब 4% ऊपर है आज भी। और कल अब इस पर सर्किट लग गया था, आज मौका मिला था, आज ज़रा बड़ा गैप के साथ नहीं खुला, लेकिन उसके बाद आज भी तेज़ हुआ। ये जो आप आरबीआई का पूरा पैनल देख पा रहे हैं ना, कल हम 9:45 से अपनी कवरेज को शुरू कर देंगे, और
10 बजे और जब पॉलिसी आएगी उसके बाद का कवरेज भी कंटिन्यू रहेगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको आज भी कहा था कि 48,000 तक का हमको मालूम है कि बाजार एक बार को आ जाएगा। 48,000 के ऊपर के लिए मार्केट को नया ट्रिगर चाहिए, शॉर्ट कवरिंग के दम पर नहीं चलेगा। अब आप देखो बैंक निफ्टी को, मैं सिर्फ निफ्टी बताना चाहता हूँ। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब करीब आज का जो हाई लगा है वो लगा हुआ है 600 का, 620 का, ठीक है। अभी चल रहा है वो 570 पे। कहने का मतलब कि 100 से 125 पॉइंट की गिरावट आप मार्केट के अंदर निफ्टी में ऊपर से नीचे देख पा रहे हैं। रिलायंस 11 रुपये नीचे है, बाकायदा डेज लो पे एस में ट्रेड कर रहा है। तो आपको बड़ा ही सिलेक्टिव होना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि लेवल्स आएँ, अपना हाथ बदला कर लेना, जिनके पास प्रॉफिट बुक है वो कर लेना, जिनको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है ज़रूर लगा लेना। शॉर्ट्स वालों के लिए आप लैंडिंग उसी एरिया में कर रहे हो दुश्मनों के खेमे के अंदर, तो जिनके पास शॉर्टिंग हुई होगी, जिन्होंने मान लो की होगी, तो ठीक है वो अपना भी ट्रेल कर लो। हालांकि मैं तो अभी शॉर्ट्स के पक्ष में नहीं हूँ, मेरा मानना है कि कोई डिप है उसको बॉट करना चाहिए, उसमें आपके पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है। आए कुछ और शेयर्स पे चेक करवा लें। प्रशांत सावंत हमारी वेट कर रहे हैं। प्रशांत जी, अच्छा एवेन्यू अवंती फीड्स में एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ। थोड़ी देर पहले ही हमने मितेश जी से पता किया था अवंती फीड्स के बारे में, और वो देखिए बाकायदा डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है 4.5%, और 520 का स्टॉप भी दिया था। आपको याद होगा हमने बाकायदा ठप्पा भी लगवाया था बाय का। ये आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स आपको ट्रेड बता रहे हैं, खासकर जो छठे छठाए शेयर हम आपसे पूछ रहे हैं, वो सारे हम एक राउंड की चेकिंग करने के बाद ही पूछते हैं। मैं तो अपने एंड पे पूछ लेता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं जो शेयर आपके सामने रख रहा हूँ उसको आपको गंभीरता से एक बार ज़रूर नोटिस करना चाहिए। LIC हाउसिंग एक बार दिखाएंगे आप। LIC हाउसिंग डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बार प्रशांत जी आप इसको जरा देख के बताइए, LIC हाउसिंग। जी ये जस्ट मैंने अभी रेकमेंड किया था, और मुझे लग रहा है 675 जो टारगेट मैंने दिया था वहां तक ये कंफर्टेबली जा सकता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने 635 पे दिया था, उसको थोड़ा ऊपर लाके 640 रख सकते हैं, बट बहुत नजदीक मत लाइए क्योंकि ये टच एंड मूव हो सकता है। फिलहाल एक अच्छा पोजिशनल मूव मुझे नजर आ रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, एक के फिन टेक्नोलॉजी के नाम से एक शेयर है, 648 रुपये का है। आदित्य एक बार जरा प्लीज़ आप इस शेयर को देखेंगे। के फिन टेक्नोलॉजीज, के फिन टेक के नाम से मिलेगा। 650 रुपये का शेयर है, 2-2.5% ऊपर है। इसका भी स्ट्रक्चर तो ठीक ही लग रहा है। आज एक्चुअली में अपना ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। ये थोड़ा डाउनफॉल था ना, उसको पूरा कैप्चर कर दिया एक ही कैंडल में। जरा चेक करेंगे आप। बिल्कुल डिम्पी, स्टॉक में एक अच्छा अपमूव हमें देखने मिल रहा है और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है एक बार 670 का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर सकता है स्टॉक। वहां से एक गिरावट आई थी स्टॉक में 670 के आसपास से, तो वहां तक का तो अपमूव डेफिनेटली इसमें लग रहा है कि इमीडिएटली आने वाला है। और अगर 670 को खुदा के उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो फिर 700 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे स्टॉक में। अच्छा ट्रेड है। करंट लेवल्स पे एंटर करेंगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल मिलेगा। 620 का स्टॉप लॉस लगा है नीचे, 670 का पहला टारगेट, और 670 अगर निकालता है तो 700 के लक्ष्य के लिए आप ले सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे डिम्पी ये। ठीक है, एक आदित्य एक काम और करो आप, फिर वर्धमान टेक्सटाइल भी चेक करो। वर्धमान टेक्सटाइल का खैर सीजन तो नहीं चल रहा, बट शेयर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 460 रुपये का शेयर होगा ये। एक बार जरा चेक करना वर्धमान टेक्सटाइल। ये एकदम से इसमें मोमेंटम क्यों आया, नोटिस तो हो नहीं रहा था ये। बहुत बहुत शानदार इसमें मोमेंटम है और ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग है इसका डिम्पी। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक रिकमेंडेड है हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी। तो करंट लेवल्स पे भी अगर किसी को एंटर करना है तो कर सकते हैं। अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस की तो नीचे की तरफ इसके 455 450 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उससे ब्रेकआउट आया है फ्रेश आज स्टॉक में, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। पहले आधे घंटे के ट्रेड में ही बहुत अच्छा एक वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है स्टॉक में। तो करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें लक्ष्य ऊपर की तरफ आपको 520 से 550 आएंगे। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, आप इसमें अभी खरीदारी करें। अगर आपको डिप मिलता है 450 के आसपास तो और ऐड करें। नीचे स्टॉप लॉस लगा है 430 का, और ऊपर में लक्ष्य लगा है पहला 520, और उसको क्रॉस करता है तो 550 का लक्ष्य। तो बहुत ही शानदार ट्रेड है। इनफैक्ट ये पूरा सेगमेंट ही बहुत अच्छा लग रहा है डिम्पी। यहाँ पे वर्धमान टेक्सटाइल्स भी अच्छा है, अरविंद भी अच्छा है। मुझे लग रहा है पूरे सेगमेंट में एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, डन। एक शेयर में और कैश का पता कर लेता हूँ। शेयर का नाम है स्पार्क, SPAARC। ये सन फार्मा की एडवांस रिसर्च कंपनी है। स्पार्क के नाम से आपको मिल जाएगा ये शेयर। एक बार जरा मितेश आप चेक करो, 3% ऊपर दिख रहा है, 405 का शेयर है। क्या बढ़िया है? क्या आपको लग रहा है कि इसके अंदर और मूवमेंट आएगी? जरा चेक करना। 380 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है बोथ वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से, तो डेफिनेटली करंट एक्सटेंशन
ऑफ द ट्रेंड है, उसमें ये स्टॉक 450 तो 480 आ सकता है। तो करंट लेवल पे 404 के ऊपर डेफिनेटली बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन लेना चाहिए विद स्टॉप ऑफ 380। पहला टारगेट 450, दूसरा टारगेट 480। ठीक है, मैं एक शेयर को ना रोज़ देखता हूँ और आज के आपके सामने बोलता हूँ। आप इसे लगा सकते हैं, मेरा उसमें निजी प्यार भी है, मैं डिस्क्लोजर के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उस लेवल पे आके शेयर के अंदर जो बेस है वो मेरे को काफ़ी पसंद आया है। बट एक ही प्रॉब्लम चल रही है मेरी, वो बेस को रिस्पेक्ट नहीं करके वो मूवमेंट नहीं दे रहा। आप समझ ही होंगे मैं शेयर का नाम बोल रहा हूँ, टाटा केमिकल्स। आज भी 1100 के आसपास आके टिका हुआ है वो। प्रशांत जी, कितनी तपस्या और करनी पड़ेगी, कितने दिन और हमको ध्यान मगन रहना पड़ेगा 1000 के ऊपर, हे भगवान आ जाए और बढ़िया से चल जाए। ये चल नहीं रहा है, बाजार ने 2 लाइफ टाइम हाई बना दिया पिछली बार से, इस बार फिर से नया। बैंक निफ्टी रुका हुआ, वो भी चल गया 48,000, लेकिन ये 1000 के आसपास ऊपर आ ही नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जी, मुझे लग रहा है दो स्टॉक्स जो लैगार्ड थे वो थे टाटा केमिकल्स और एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में शुरुआत हुई है तो यहाँ पे भी हो सकती है, एक जस्ट लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर हम कहें तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि ये मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है पोजिशनली। मुझे लग रहा है जब तक ये 1070-75 के जोन के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बने रहना चाहिए। आपका पहला टारगेट तो 1150 होगा, बट ओवरऑल मुझे पोजिशनली लग रहा है कि अगर 1150 के लेवल के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग दे तो आपको 1300-1350 के लेवल भी नजर आ सकते हैं। शायद आज ये कहते हुए एक बड़े नंबर दिख जाए, बट ओवरऑल यही ट्रेड प्लान होना चाहिए कि 1150 वीकली क्लोज के ऊपर और ऐड करना चाहिए फॉर हायर लेवल्स। ठीक है, टाटा केमिकल्स को लेकर ये व्यू। आदित्य, आप जरा चेक करके हमें बताइए, जस्ट डायल करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी है। क्या ये शेयर और यहाँ से चलने के लिए तैयार है, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अभिषेक एक बार ये 950 के तरफ तो ज़रूर रुख करेगा और वहाँ पे एक इसका बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। लगातार कोशिश करता है स्टॉक 950 के ऊपर चलने के लिए और वो चल नहीं पाता और वहाँ से वापस सेलिंग हमें देखने मिलती है। तो करंट लेवल्स पे अगर खरीदारी करे तो 950 का आपका पहला लक्ष्य रहेगा। अगर 950 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे लग रहा है कि फिर आप इसमें 1100 तक के लक्ष्य के लिए बने रह सकते हैं। उस 950 पे एक बार रिविजिट करें, अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं, नीचे में स्टॉप लॉस लगाया आप 860 का और एक फ्रेश बाइंग के लिए देख सकते हैं। और 950 इस बार अगर निकाला तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव आना चाहिए। बिल्डअप अच्छा है, ब्रेकआउट का वेट करना चाहूंगा मैं। ठीक है, बिल्डअप बढ़िया है, ब्रेकआउट का इंतजार है जस्ट डायल में। सिटी यूनियन बैंक, मितेश जी आप जरा देखिए, सिटी यूनियन बैंक पे भी ठीक ठाक मोमेंटम है और छोटे वाले जो बैंक हैं वो चल भी रहे हैं एचडीएफसी बैंक के साथ साथ। सिटी यूनियन बैंक आपको कैसा लग रहा है? बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद सिटी यूनियन बैंक में एक ब्रेकआउट आया है और 148 के ऊपर ये कंफर्मेशन मिला है बेस्ड ऑन डेली और वीकली चार्ट। तो डेफिनेटली आज अगर सिटी यूनियन बैंक जो है 8 या 10% भी चल जाए तो भी सरप्राइज नहीं होगी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स के अंदर 10 बजे तक इतना वॉल्यूम आना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक सेकेंड हाफ में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चलेगा। सो वी आर ऑफ द व्यू के डेफिनेटली इसको चेज करना चाहिए, लेकिन विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 148। तो 148 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली इसको चेज करना चाहिए। हमारे हिसाब से 165 170 अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक दिखा सकता है। खैर इस बीच अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी बकायदा लाल निशान में आ गया है। यही बस एक प्रॉब्लम थी आपको, जैसे मैंने सुबह सुबह नोटिस करवाया कि आप दुश्मनों के एरिया में लैंड कर रहे हो, आप घुसपैठ कर रहे हो, आप जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो यहाँ से फिर थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और वहाँ पे हाथ बदला ज़रूर होगा। ये 550 650 वाली रेंज ना, ये इतनी आसानी से नहीं है, ये इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगी। इसको इवेंट चाहिए, ये इवेंट लेके आओ, इसके लिए कोई खबर लेके आओ, कोई दमदार चीज़ लेके पंच लेके आओ, ऐसे नहीं पार करेगा ये। और अगर कर देता तो आज सोने पे सुहागा हो जाता। मैं कहता हूँ फिर आप आरबीआई की पॉलिसी गलत भी आ जाती ना, उल्टी भी आ जाती बाजार के लिए, तब भी बाजार नहीं जुड़ता, ट्रैप कर देता। थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप टाइमली हर चीज़ कर लो बाजार के अंदर। हमने सुबह सुबह आपसे ये बात भी मना कर दी थी कि भाई अब नए वाले मत आना, नए वालों के लिए रिस्क हुआ ठीक नहीं है। नहीं तो कहने को क्या, कोई सर्किट थोड़ी लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, हम तो कह भी सकते नहीं ले लो भाई, लेकिन हम कॉन्फिडेंस हमें ही नहीं आएगा तो हम आपको क्या, आपके तक कैसे पहुंचाएंगे?
अगर हमारा ही कॉन्फिडेंस ऊंचा नहीं है, अब आप ये सोच के देखिए आपके पैसे क्या मेरे पैसे से अलग हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि मैं तो नहीं खरीदूंगा लेकिन आपको बोलूँगा आप खरीद लो? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ये। ठीक, तो आप थोड़ा सा सावधानी रखिए, बस थोड़ी सी शानदार तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट करना है, थोड़ा देखना है। एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, भले आप हम ऊपरी स्तरों से टूट रहे हैं लेकिन अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस बैंकिंग काउंटर्स पे भी डगमगाया नहीं है। मेरे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। मेरा 47,800 और 48,000 तो गैप के साथ ही अचीव हो गया था बॉस, हम तो फ्री हैं उससे। लेकिन फिर भी मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी कैचअप रैली है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी उसको और दम लगाना है। लेकिन उसके लिए ट्रिगर सामने आरबीआई की पॉलिसी का आ गई तो फिर से तेज़ी लाएगा, नहीं आई इसके पक्ष में, थोड़ा भी गड़बड़ा गया तो फिर ये नीचे लाएगा। और आज आपको सुबह का हमारा नोट ध्यान होगा, हमने आपके सामने एक पॉइंट भी रखा था कि 500 पॉइंट के मूव के लिए तैयार हो जाइए। आप एग्जैक्टली 500 पॉइंट का मूव ही आज बैंक निफ्टी के अंदर आया है और वहाँ से उसके बाद थोड़ा सा वो भी नीचे आ चुका है। रिलायंस को आज मैं पूरा क्रेडिट दे सकता हूँ इस फॉल का, इस पूरे फॉल का पूरा क्रेडिट मैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे सकता हूँ, क्योंकि उसको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे वो लाल निशान में जैसे आया और उसने बाजार को धीरे धीरे करके ड्रैग करना शुरू किया। इसलिए निफ्टी अभी भी, बैंक निफ्टी अभी भी आपको 200 पॉइंट ऊपर दिखेगा, बट निफ्टी के अंदर अभी भी 37 पॉइंट की गिरावट है। इसलिए इंडाइसिस में ट्रेड करते समय कृपा करके सावधान रहें, एंट्री और एग्जिट लेवल से ही करें, अदरवाइज नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बढ़त गंवाकर यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी है करीब 200 अंक नीचे और सेंसेक्स भी है लाल निशान में 62 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से वहां पर भी गिरावट है। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो कहाँ हम 48,000 का स्तर देख रहे थे, 48,100 का, अब सिर्फ 200 अंकों के आसपास की बढ़त रह गई है। और ये बढ़त का अगर हम क्रेडिट देना चाहें तो ज़्यादातर अब दीजिए HDFC बैंक को करीब 2% ऊपर हुए। इसके अलावा एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में भी हम थोड़ी थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन Q4 अपडेट्स के दम पर जो शेयर चल रहे हैं उसमें आप देखिए RBL बैंक का भी शेयर आपको दिखेगा। तो ये है बाजार का इस वक्त हाल। कुछ और शेयरों पर अब यूँ ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि फिर से जो कंजम्पशन वाले शेयर है ना, वहाँ पर प्रेशर है। ब्रिटानिया कमज़ोर है, ITC के शेयर में हम कमज़ोरी देख रहे हैं। कहीं कोई बाय ऑन डिप्स वाला प्रशांत जी कोई शेयर आपको दिख रहा है कंजम्पशन स्पेस में, या फिर शॉर्ट के मौके कहीं बन रहे हैं आपके हिसाब से? जी अभिषेक जी, मेरे हिसाब से तो ये अवॉइड है। अगर कोई पोजीशन ऐड करनी होगी तो टाटा कंज्यूमर एक अच्छे लेवल पे था, बट वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से इसको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। शॉर्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा, बट थोड़ा वेट करना चाहिए, एक फर्म बेस कंफर्म हो जाए उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ITC को लेकर ये व्यू। जोमेटो, मितेश जी आप देखिए 185 रुपए के आसपास का भाव है। जोमेटो आपको कैसा लग रहा है? तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनका व्यू खरीदारी का है, 200 रुपए के टारगेट हैं। आप जरा टेक्निकल लेवल के हिसाब से चेक करके बताइए, क्या कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? ओह ठीक है, मितेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आदित्य आप बताइए जोमेटो आपको कैसा लग रहा है? अभिषेक ये सॉरी साइडवेज है अभिषेक, ये स्टॉक थोड़ा अभी, और एक अच्छे अपमूव के बाद मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन रहेगा स्टॉक में, और कंसोलिडेशन एक बार हो जाए उसके बाद फ्रेश अपमूव आएगा। अगर ऑलरेडी आप पोजीशन लेके रखे व्यूअर्स, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगाए। 165 170 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, और अगर ऊपर में ये 190 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो फिर एक फ्रेश तेजी आएगी स्टॉक में। स्टॉक लगातार 70 रुपए के लेवल से, या इनफैक्ट मैं बोलूंगा 60 रुपए के लेवल से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा एक कंसोलिडेशन और साइडवेज मोमेंटम, प्राइस करेक्शन में हम बोल सकते हैं, प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों आना चाहिए स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है एक बार इस रेंज में 190 से 165 के रेंज में ये थोड़े दिन ट्रेड करेगा, और अगर 190 सस्टेन करता है स्टॉक तो फिर एक फ्रेश तेजी आएगी इसमें 230 245 लेवल्स के लिए। ठीक है, 190 के ऊपर अगर टिका तो 235 तक जाने के दायरे खुल जाएंगे जोमेटो को शेयर के लिए। चलिए, तो ये तो इक्विटी मार्केट का हाल है। ऊपर से निफ्टी बैंक भी 400 अंक नीचे है। निफ्टी और सेंसेक्स पूरी की बढ़त गंवा चुके हैं। हालांकि 22,400 के स्तर को अब होल्ड करने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। हमने पिछले 3 दिन में ये देखा भी है।